एपिसोड 761 टू 770। अध्याय 761 में जल्द ही वापस आऊंगा। ली वेई शी मिन के अस्पताल के बिस्तर के बगल में बैठी थी, जहां वह नीले रंग के अस्पताल के गाउन में लेटी हुई थी। उसके भूरे बाल सफेद तकिए पर फैले हुए थे। उसके होंठ फटे हुए थे और उसका पीला चेहरा दिखा रहा था कि उसने अनुष्ठान के दौरान खुद को कितना थका दिया था। अनुष्ठान समाप्त होने और होश में आने के बाद उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, केवल चांदनी ही उन पर पड़ रही थी। पहले जल रही आग बुझ चुकी थी और उसके बगल में खड़ा जी चेंग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। झाओ मिंग और जी चेंग मानो इस दुनिया से गायब हो गए, जैसे उनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। जमीन पर केवल झाओ मिंग का बैग पड़ा था जिसे वह अपने साथ लाई थी। उसे याद नहीं कि आगे क्या हुआ, उसे बस इतना याद है कि आग से निकली सफेद रोशनी ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया और उसके बाद वह बेहोश हो गया, मानो उसे सम्मोहित कर दिया गया हो। जब उसकी नज़र जी मिंग पर पड़ी, जो थोड़ी देर पहले जल रही आग के पास जमीन पर लेटी हुई थी, तो वह चौंक गया। वह दर्द से कराह रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेहद पीड़ा में लग रही थी। उसके हाथ भी कांप रहे थे। यह ठंड के कारण था या कमजोरी के कारण, ये स्पष्ट नहीं था। योजक चिन्ह। कई घंटे बीत चुके हैं और उसे अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टरों ने उसकी जांच की है, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। दादा सू ने उसे बताया है कि कमजोरी और थकावट के कारण वह बेहोश हो गई थी और आराम करने के बाद जल्द ही जाग जाएगी। लेकिन जब तक वह जाग नहीं जाती, उसे चैन नहीं मिलेगा। पिछली बार उसे जागने में कितना समय लगा था, ये याद करके उसे डर लग रहा था कि कहीं फिर से वही न हो जाए। झाओ मिंग, कृपया वापस मत जाओ और यहीं मत रहो। तुम्हें यहीं मेरे साथ, अपनी लीवेई के साथ रहना होगा। उसने धीरे से उसका हाथ चूमा और उसके ठंडे हाथों को गर्म करने के लिए सहलाया, साथ ही उसके पीले पड़े चेहरे को देखता रहा। योजक चिन्ह। अगले दिन। झाओ मिंग कहाँ है? क्या वे वापस चले गए? शी मिंग ने कमजोर स्वर में पूछा। उसकी पीठ अस्पताल के बिस्तर से टिकी हुई थी, जिसे उसके आराम के लिए ऊपर उठाया गया था। लीवेई ने आह भरी जब उसने देखा कि वह जागते ही उनके बारे में सवाल पूछने लगी। कमजोरी के कारण वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वह जानना चाहती थी कि झाओ मिंग और जी चेन के साथ क्या हुआ। जरूर वे चले गए होंगे। जब मैं जागा तो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं था, इसलिए वे अपनी दुनिया में वापस चले गए होंगे। उसने सिर हिलाया, फिर भी वह उनके बारे में चिंतित थी। चूंकि झाओ मिंग गर्भवती थी, इसलिए यह अनुष्ठान उसके लिए और भी खतरनाक था और उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगी, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसे मुझसे मिलवाने नहीं लाए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अस्पताल के कमरे में सोफे पर बैठे दादा सू ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर पटकते हुए शिकायत की। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह कमरे में है, उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसकी मौजूदगी को अनसुना करते हुए झाओ मिंग और जी चेन के बारे में पूछने लगी। हालांकि लीवेई ने उसे झाओ मिंग और जी चेन के बारे में पहले ही सच बता दिया था, क्योंकि उसे उसी के अनुसार उसकी जांच करनी थी। श्री सू, अगर झाओ मिंग आपसे मिलने आई होती तो खुश होने के बजाय मुझे यकीन है कि उसे दवाओं और रसायनों की गंध से सबसे ज्यादा नफरत होती। उसे अस्पताल में कीटाणुनाशकों की गंध से नफरत है। लीवेई ने ये कहते हुए ऐसे हंसा जैसे उसने कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुनाया हो। लेकिन कोई नहीं हंसा। दादा सू ने मुस्कुराते हुए कहा, लीवेई, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुम अपनी वर्तमान पत्नी के सामने अपनी पूर्व पत्नी के बारे में बात कर रहे हो। भले ही वे एक जैसी हो, फिर भी उनमें अंतर है। उसकी पसंद नापसंद के बारे में बात करके तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लीवेई उसकी टिप्पणी सुनकर हैरान रह गया और उसने जी मिंग की ओर देखा, जिसने कुछ नहीं कहा, बस उससे बचता रहा। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसका काम तमाम हो गया है। योजक चिन्ह। जी राजवंश। भोर में जी चेंग बिस्तर पर बैठा था और सो रही झाओ मिंग को घूर रहा था। वह नींद में ऐसे भौहें चढ़ा रही थी जैसे उसे कोई बुरा सपना आ रहा हो। वह नीचे झुकता है और उसके माथे पर धीरे से चुंबन करता है। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उस प्यारी सी चुंबन के बाद उसके चेहरे से शिकन गायब हो गई और हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जागी तो नहीं, लेकिन उसे नींद में मुस्कुराते देख वह खुद को रोक नहीं पाया और झुककर उसके होठों पर एक हल्की सी चुंबन कर दी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे इस हालत में अकेला छोड़ना पड़ेगा, जबकि उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पिछले कुछ हफ्तों में, जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने उसे सबसे ज्यादा सताया है। फिर भी जब वे आखिरकार एक साथ आए हैं, तो वह उसे फिर से अकेला छोड़ रहा है।
उन्होंने धीरे से उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, जब मैं तुम्हारे पास न रहूं तो अपनी माँ का ख्याल रखना। तुम्हारे पिता जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। भारी मन से वह कमरे से बाहर निकल गया और सो रहे झाओ मिंग को कमरे में अकेला छोड़ दिया। योजक चिन्ह। बाहर घोड़े और पहरेदार अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सामान लेकर तैयार थे और उसका इंतजार कर रहे थे। जब उसने वेन जू और जियाशी को भी उसका इंतजार करते देखा तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह बिना किसी को बताए जाने की योजना बना रहा था, लेकिन लगता है कि वेन रू ने सबको पहले ही सूचित कर दिया है। उसने आह भरी और घोड़े की ओर चलने लगा, तभी वेन जू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जी चेंग, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुमने अपने जाने की सूचना उन मंत्रियों को तो दे दी, लेकिन अपनी माँ को नहीं। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? वह रोते हुए उसकी आस्तीन पकड़ ली। जी चेंग भी उसे इस तरह रोते देखकर हैरान रह गया। उसने हमेशा यही सोचा था कि उसे अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं है, लेकिन उसे इस तरह रोते देख उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसने उसके हाथों को अपनी आस्तीन से हटाया और जियाशी की ओर सिर हिलाया, जो नम आंखों से उसकी ओर देख रही थी लेकिन खुद को संभाले हुए थी। महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी अनुपस्थिति में हम महारानी का ख्याल रखेंगे। कृपया इस यात्रा के दौरान अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, उसने विनम्रता से कहा। उसकी बात सुनकर जी चेंग ने वेनरू की ओर देखा और उसे नजरें चुराते हुए देखकर समझ गया कि वेनरू ने उन्हें झाओ मिंग के गर्भवती होने की खबर पहले ही बता दी है। हालांकि जिस तरह से उसने सबके सामने इस बारे में कुछ नहीं कहा, उससे यही लगता है कि वे उसकी बातों का सम्मान कर रहे हैं और इस खबर को सबसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया उनका ख्याल रखें और अपना भी। प्रधान महारानी जियाशी। माँ, मुझे उम्मीद है कि मेरी अनुपस्थिति में आप झाओ मिंग से फिर कभी झगड़ा नहीं करेगी। इस समय उसे आपके समर्थन की जरूरत है, कृपया उसका ख्याल रखें, उसने रो रही वेन जू की ओर मुड़कर कहा। उसने सिर हिलाया और बोलने से पहले खुद को संभालने की कोशिश की। चिंता मत करो, मैं महल और हरम के मामलों को संभाल लूंगी, और झाओ मिंग के लिए हमारे बीच किसी बात पर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है। मैं इतनी निर्दयी नहीं हूं कि जी राजवंश की पूर्व महारानी से लड़ूं। उसने अपने शब्द बदलते हुए देखा कि उनके चारों ओर बहुत सारे पहरेदार और दासियां थीं। अपना ख्याल रखना और चोट मत लगने देना। उसने उसके हाथ पर थपथपाया और उसे आखिरी विदाई दी। जी चेंग ने घोड़े पर सवार होने और महल से सीमा की ओर रवाना होने से पहले आखिरी बार मुख्य महल की ओर मुड़कर देखा। झाओ मिंग, हम जल्द ही मिलेंगे। अध्याय 762। ये सब कुछ अवास्तविक सा लगता है। वेन जू अपने कक्ष में बैठी थी और उसने अपने सामने सिर झुकाए खड़े शाही चिकित्सक को भौहें चढ़ाकर देखा। 2 दिन बीत गए हैं और झाओ मिंग अभी भी बेहोश है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई चिकित्सा के विशेषज्ञ हो जैसा कि तुम कहते हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। जी चेंग के महल छोड़कर सीमा की ओर जाने के बाद से 2 दिन बीत चुके हैं। उसके बारे में कोई खबर नहीं है और यहाँ झाओ मिंग अभी तक नहीं जागा है। उसे ये भी नहीं पता कि जी चेंग युद्ध में चला गया है। वह गर्भवती होने के कारण अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी और इतने लंबे समय तक बेहोश रहने से वह परेशान थी। शाही चिकित्सक का कहना है कि वह ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है, लेकिन तमाम दवाइयों के बावजूद उसे होश नहीं आया है। अगर उसकी देखरेख में इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो जी चेंग के लौटने पर वह उसका सामना नहीं कर पाएगी। महारानी के तीखे सवालों का सामना करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। किसी ने कभी उसकी क्षमताओं पर संदेह नहीं किया था, लेकिन जब बात झाओ मिंग की आती है तो उसका चिकित्सा ज्ञान बेकार हो जाता है। उन्हें उसकी हालत का कारण नहीं पता और हैरानी की बात यह है कि उनकी दवाइयां भी उस पर असर नहीं कर रही हैं। हालांकि वह ये बात सीधे तौर पर नहीं कह सकते। अगर वह झाओ मिंग का इलाज नहीं कर पाए तो वह अपने पद से बर्खास्त नहीं होना चाहते। महारानी, मैं अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर रहा हूँ। महारानी की चाची ही उन्हें वे अजीब दवाइयां खिलाती रही हैं जिनके कारण उनकी यह हालत हो गई है। मेरे इलाज में उसके दखल से महारानी की सेहत बिगड़ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी की वजह से मेरी दवाएं उन पर असर नहीं कर रही हैं। उसने वेन जू के गुस्से से बचने के लिए बहाना बनाते हुए यह बात कही। झाओ मिंग की चाची, उनका नाम क्या था? शेनजिया। क्या वह झाओ मिंग को कुछ अजीबोगरीब खिला रही है? उसने उलझन में पूछा। उसने इस महिला को महल में कई बार देखा है, लेकिन उसे कभी उससे बात करने का मौका नहीं मिला। वह महिला कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती और जब भी उसने उसे देखा है वह हमेशा विनम्रता से अभिवादन करती है।
उस महिला में एक ऐसा संयम और शालीनता है जो उसकी पृष्ठभूमि के लोगों में बहुत कम देखने को मिलती है। चिकित्सक ने गहरी सांस ली और सोचने लगा कि आगे क्या कहे। उसने उसकी दवा की जांच की, ये देखने के लिए कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और आश्चर्यजनक रूप से वह दवा झाओमिंग के लिए बनाई गई दवा से बेहतर थी। इस महिला के पास चिकित्सा क्षेत्र की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, फिर भी वह उस व्यक्ति से आगे निकल रही है जो 30 वर्षों से लोगों का इलाज कर रहा है। हालांकि चूंकि झाओमिंग होश में नहीं आ रहा है, इसलिए वह इसका फायदा उठा सकता है। जो दवाइयां वह ले रही हैं, वे शायद हानिकारक न हो, लेकिन वे इलाज में बाधा डाल रही हैं। शायद इसी वजह से महारानी जाग नहीं रही है। महारानी, मुझे इस तरह दखल देने के लिए क्षमा करें। जब वह बोल ही रहे थे तभी एक नौकरानी दौड़ती हुई कमरे में आए और उनकी बात बीच में ही काट दी। पसीना बहाती और हौंफती हुई लड़की को देखकर वेनजू ने भौहें चढ़ा लीं। क्या हुआ? तुम ऐसी क्यों हो? उसने घबराकर अपना सीना पकड़ लिया, उसे डर था कि कहीं कोई बुरी खबर न हो। महारानी, वह जाग गई हैं, हौंफते हुए लड़की ने कहा। झाओ मिंग की हालत के बारे में वेनजू को बताने के लिए वह मुख्य महल से दौड़कर ऑर्किड मंडप तक आई थी, जिससे उसकी सांस फूल गई थी। क्या झाओ मिंग जाग गया? वेनजू हैरानी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने शाही चिकित्सक की ओर देखा जो कह रहा था कि शेनजिया के कारण झाओ मिंग की हालत बिगड़ रही है। उसने अपने होंठ सिकुड़े और शर्मिंदा होकर उससे अपनी नजरें हटा लीं। योजक चिन्ह। जी चेन के कमरे में झाओ मिंग बिस्तर पर बैठी थी, उसकी पीठ 2 तकियों के सहारे बिस्तर की दीवार से लगी हुई थी। उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ था, उसके काले लंबे बाल बिखरे हुए थे और एक तरफ बंधे हुए थे। शेनजिया बिस्तर के बगल में एक स्टूल पर बैठी अपनी नब्ज जांच रही थी। जब उसे झाओ मिंग के होश में आने की खबर मिली तो वह बिना समय गंवाए अपने कमरे में आ गई। शेनजिया के पीछे लूशी खड़ी थी और शेनजिया द्वारा लाई गई दवाइयां पकड़े हुए थी। लूशी ने झाओ मिंग की बेहोशी की हालत में उसकी देखभाल की थी। उसे मिल जाने की खुशी तो थी, लेकिन उसे इस हालत में देखकर उसका दिल दुख से भर गया। फिर भी अपने आंसू रोकते हुए उसने उसकी देखभाल की और उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। लो, ये दवा पी लो। शेनजिया ने उसे वह पे दिया जो उसने सुबह खुद बनाया था। झाओ मिंग ने प्याला उठाया और उस भयानक हरी दवा को देखा जिसकी गंध उसे बेहद खराब लग रही थी। उफ, मैं इसे नहीं पी सकती। इसकी गंध बहुत ही बुरी है। शेनजिया ने लूशी को दवा के सामने बच्चे की तरह व्यवहार करते देख अपने होंठ सिकोड़ लिए और दवा वापस लूशी को देते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अभी भी बहुत कमजोर और बीमार हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम मौत के मुंह से वापस आए हो? तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम आज का दिन देखने के लिए यहाँ बैठी हो। उसने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। मौसम आश्चर्यजनक रूप से साफ था और अब उतनी ठंड नहीं थी। झाओ मिंग, भले ही तुम जाग गए हो, इसे हल्के में मत लो। तुम गर्भवती हो, इस बच्चे के लिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। इस रस्म का बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ा है, इसे और खराब होने से बचाने के लिए तुम्हें तनाव से दूर रहना होगा, उसने चिंता से कहा। शेनजिया की बातों ने उसे अपनी स्थिति याद दिला दी। उसने अपने पेट की ओर देखा और अपने अभी तक सपाट पेट को सहलाया। ये सब कुछ अवास्तविक सा लगता है। जी चेन कहाँ है? लूशी, क्या तुमने फैंग शेन को उसे यह खबर बताने के लिए कहा था? वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? झाओ मिंग ने भौहें चढ़ा ली। हालांकि कुछ याद आने पर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या वह वापस आया या नहीं? या वह बुरी तरह घायल है? वह कहाँ है? वह ठीक है ना? तरह तरह के सवालों से घबराकर झाओ मिंग दहशत में आ गई। झाओ मिंग, मेरी बच्ची, आखिरकार तुम जाग गई। झाओ मिंग शेनजिया की ओर देख रही थी और जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी उसे वेनजू की तेज आवाज सुनाई दी जिससे वह चौंक गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, इसलिए उसने पलकें झपकाईं। क्या ये वही महारानी है जो पहले मुझे जान से मारने को तैयार थी? क्या शियाओली की मौत ने उन्हें इतना भावुक बना दिया है? महारानी, आप अकेले आई हैं। महाराज कहाँ हैं? क्या वे मंत्रियों के साथ व्यस्त हैं? उन्होंने कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर वेनजू का चेहरा उदास हो गया। पहले की उत्साहित मुस्कान की जगह एक कड़वी मुस्कान आ गई, जिससे वह असहज हो गई। क्या हो रहा है? कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? वह कहाँ है? जब उसने देखा कि सब लोग उससे नजरें फेर रहे हैं, तो वह लूशी की ओर मुड़ी। उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि उसके दिल में डर की लहर दौड़ने लगी, जिससे वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण सभी लोग उसे दया भरी निगाहों से देख रहे थे। लूशी, मुझे बताओ वो कहाँ है? अगर नहीं, तो मैं ये दवा नहीं लूंगा।
झाओ मिंग ने उसे घूरते हुए कहा और उसे सच उगलने पर मजबूर कर दिया। महामहिम, झाओ मिंग के डरे और चिंतित चेहरे को देखकर लू शीसिस उठी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह खबर उसे कैसे सुनाए। चूंकि वह गर्भवती है, इसलिए उसके लिए इतना तनाव सहना खतरनाक हो सकता है। वह युद्ध में गया है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, शेन जिया के शांत शब्द सुनकर वह चौंक गई। वह इतनी सहजता से यह कैसे कह सकती है? लू शी ने झाओ मिंग की ओर देखा जो शेन जिया को हैरानी से घूर रहा था। युद्ध, अध्याय 763। क्या वह मुझसे झूठ बोल रहा है? अगर सीमा पर कुछ तनाव चल भी रहा था, तो क्या उसे खुद जाना जरूरी था? वह किसी और को भेज सकता था, वह खुद क्यों गया? झाओ मिंग दर्द से कराहते हुए सीने पर हाथ रखकर बोली। शारीरिक दर्द की बजाय उसका दिल दुख रहा था। जैसे ही उसे वह दृश्य याद आया जब तान शियू ने युद्ध के मैदान में युआन सोंग का खून से लथपथ शरीर देखा था, जो निर्जीव था और गाढ़े लाल खून से सना हुआ था, भय ने उसे जकड़ लिया। वह भी युद्ध में गया लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। घटनाएं खुद को दोहरा रही हैं। जी चेन के युद्ध में जाने के दौरान जी ज़ेलान ने उनके देश पर हमला कर दिया। अगर श्राप हट गया है, तो फिर सब कुछ पिछली घटनाओं के अनुसार क्यों हो रहा है? आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और वह अपने घुटनों को कसकर गले लगा लिया। वह चुपचाप सिसक रही थी, ये सोचकर कि यह युद्ध उसे कितना दर्द दे सकता है। युद्ध में जाने से पहले उसे न देख पाने का ख्याल उसे अंदर से मार रहा था। महाराज, लू शी ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर रोते हुए कहा। झाओ मिंग, तुम्हें खुद को संभालना होगा। कुछ नहीं होगा, वो जरूर वापस आएगा। जी चेंग ने अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी हैं, ये तो उन लड़ाइयों के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने पहले लड़ी हैं। वेन जू ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोती हुई हालत देखकर वह आगे कुछ और सकारात्मक शब्द नहीं कह सकी। वह उसे चिंता न करने के लिए कैसे कह सकती है जब वह खुद इसके बारे में सोच ही नहीं सकती। हालांकि उसने उसे अतीत में कई युद्धों में जाते देखा है, लेकिन इस बार वह पूरी स्थिति को लेकर बेहद भावुक और असहज महसूस कर रही थी। योजक चिन्ह। जी चेंग सीमा क्षेत्र के पास सैनिकों द्वारा बनाए गए तंबू में था, जहां पहरेदार दुश्मनों पर नजर रखने और उन्हें क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकने के लिए तैनात थे। हालांकि दुश्मन सैनिक पूर्वी सीमा क्षेत्र के पास शहर पर कब्जा करने में कामयाब रहे, फिर भी उनके सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की और उन्हें पीछे धकेल दिया और सीमा को फिर से निर्धारित कर दिया। इलाके में तनाव पहले जैसा ही था। दुश्मन सैनिक लगातार हमले कर रहे थे जबकि उनके सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे सीमा पार न कर सकें। वेन रू और उसके अंगरक्षकों के साथ सीमा क्षेत्र तक पहुंचने में उसे 1 सप्ताह का समय लगा, जो सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुएं ला रहे थे। वह कुर्सी पर बैठा था जबकि सैन्य प्रमुख उसे इलाके का नक्शा दिखा रहा था और उसे उन स्थानों के बारे में जानकारी दे रहा था जहां उन्होंने दुश्मन की गतिविधियों को देखा था। महामहिम, हमने जनता की सुरक्षा के लिए सीमाओं के आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया है। साथ ही दुश्मन द्वारा पहले कब्जा किए गए स्थानों पर अधिक सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। सैन्य प्रमुख ने कहा, आप जो सामान अपने साथ लाए थे, हमने उसे सैनिकों में बांट दिया है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। पश्चिमी सीमा के साथ साथ उन्होंने पूर्वी सीमा पर भी हमला कर दिया है, जहां दुश्मन सैनिकों के साथ भीषण संघर्ष चल रहा है। हम पर भीषण हमला हुआ और हम युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, जिससे हमारे सैनिकों की स्थिति प्रभावित हो रही थी। साथ ही दोहरे हमले ने हमारे सैनिकों को भ्रमित कर दिया था, जिससे सैन्य शक्ति 2 भागों में बंट गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास शांति समझौता ही एकमात्र विकल्प बचा था। जी चेंग अपनी सलाह पर विचार करते हुए मखमली कपड़े से ढके हैंडल वाली कुर्सी के किनारे पर अपनी उंगलियां थपथपा रहा था। वेन रू ने इस बारे में सोच रहे जी चेंग की ओर देखा और सैन्य प्रमुख की ओर देखते हुए कहा, क्या शांति समझौते के अलावा कोई और रास्ता है? क्योंकि राजा शियाओ रुओगांग अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम महारानी शियाओली को वापस जीवित नहीं कर सकते। जी ज़ेलान की बात करें तो हम सब जानते हैं कि वह सिंहासन और उत्तराधिकार को लेकर कितना महत्वाकांक्षी है। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह बिना किसी चेतावनी के हम पर हमला करने की हिम्मत करेगा। वह जानता था कि जी राजवंश से होने के कारण इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उसके द्वारा किया गया ये कृत्य राजद्रोह होगा। लेकिन राजा शियाओ रुओगांग को बेहतर पता होना चाहिए था। इस अघोषित युद्ध में उसके साथ शामिल होकर उसने क्षेत्रीय युद्धों के लिए निर्धारित नैतिक नियमों का उल्लंघन किया है। वेन रू शियाओ रुओगांग की मूर्खता पर क्रोधित था, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था और उसे इसका पता भी नहीं था। मास्टर वेन रू, इस स्थिति को सुझाने के लिए शांति संधि के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
इस अचानक हुए युद्ध में हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे संसाधनों की भारी हानि हुई है। अपनी बात कहने के बाद सैन्य प्रमुख ने जी चेन की ओर देखा और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। हमारी तरफ से शियाओ रोगांग को एक संदेश भेजो ताकि बैठक हो सके। कुछ देर चुप रहने के बाद जी चेंग ने आखिरकार बोलना शुरू किया, जिससे वेन रू चौंक गई। क्या वह उस बुरे, अभिमानी व्यक्ति से मिलना चाहता है? महामहिम, क्या आपको लगता है कि वह आपकी मुलाकात का अनुरोध स्वीकार करेंगे? जिस तरह से उन्होंने युद्ध की घोषणा की है, मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ आपसे मिलने और समाधान पर चर्चा करने की स्थिति में होंगे। वेन रू ने तर्क दिया। जी चेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह हमारी बात मान लेगा। फेंगजू, किसी को भेजकर राजा शियाओ रुओगांग को मेरा संदेश पहुंचा दो। वह व्यक्ति भरोसेमंद और ऐसा होना चाहिए जिस पर तुम विश्वास कर सको। जी महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। योजक चिन्ह। जियाओ रुओगांग सीमा क्षेत्र के पास बने अपने तंबू में आराम कर रहा था। चूंकि जी राजवंश उसका पड़ोसी देश नहीं था, इसलिए उसे जी राजवंश की पूर्वी सीमा के करीब के देश में अपने तंबू बनाने की अनुमति लेनी पड़ती थी, क्योंकि यही वह सीमा थी जिसके वह प्रभारी थे। महाराज, आपको सम्राट जी चेन का संदेश प्राप्त हुआ है। एक रक्षक तंबू में दाखिल हुआ और उसने झुककर उन्हें जी चेन के संदेश के आगमन की सूचना दी। जियाओ रुओगांग आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे युद्ध के बीच जी चेन द्वारा कोई संदेश भेजे जाने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि इस खबर से उनका मनोबल कुछ कम नहीं हुआ। सर्वशक्तिमान सम्राट जी चेंग एक बार फिर ऐसी स्थिति में फंस गए थे जहां उन्हें अपने देश को बचाने के लिए उनसे विनती करनी पड़ी थी। पिछली बार जी चेन की मदद करने के लिए उन्होंने शाओली से विवाह का समझौता किया था। हालांकि इस बार वह खुद उसके खिलाफ खड़ा था, अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए। जी चेंग ने शायद शियाओली को ये सोचकर चोट पहुंचाई होगी कि वह अकेली है और कोई उसके कार्यों पर आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन वह भूल गया कि उसका पिता अभी भी जीवित है और उसकी मौत का बदला लेने के लिए काफी शक्तिशाली है। हाँ, क्या उसे लगता है कि मैं उसकी शांति संधि की विनती मान लूंगा? ये तो उसके बुरे सपने हैं। मैं इस युद्ध से कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मैं जी राजवंश को बर्बाद ही क्यों न कर दूं। उसने मुट्ठी भींचते हुए दृढ़ता से कहा। उसे याद आ रहा था कि उसकी बेटी को उस भयानक जगह पर अकेले मरने के लिए ठंडे महल में भेज दिया गया था। गार्ड ने झुककर अभिवादन किया और उस आदमी के जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उस आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, ये संदेश मुझे पहुंचा दो। पहरेदार उसके पास गया, उसे वह पांडुलिपि सौंपी और कमरे से निकलने से पहले एक बार फिर उसे प्रणाम किया। जियाओ रुओगांग ने संदेश पढ़ने के लिए स्क्रॉल खोला, जिसमें जी चेन का संदेश था। पढ़ते समय उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, लेकिन संदेश आधा पढ़ते पढ़ते उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या वह मुझसे झूठ बोल रहा है? संदेश की सामग्री उसे अवास्तविक लग रही थी, इसलिए वह अवाक रह गया। अध्याय 764। क्या होगा यदि वह मरी नहीं है? जी चेन सुबह के प्रशिक्षण के बाद अपने तंबू में आराम कर रहा था, जहां उसे सैनिकों के प्रशिक्षण की निगरानी करनी थी और साथ ही अपने शरीर को भी गर्म करना था, क्योंकि उसने काफी समय से तलवार नहीं उठाई थी। उसने फेंगजू द्वारा तैयार किए गए नाश्ते को देखा और धीरे से आह भरी। उसमें फल और चाय थी जो उसने उसके लिए तैयार की थी। हालांकि नाश्ते में केवल एक ही हिस्सा देखकर उसे झाओ मिंग की कमी और भी ज्यादा महसूस होने लगी। अपने सामने रखे फलों को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई, जब उसे वह समय याद आया जब झाओ मिंग इस दुनिया में आने के बाद हाल ही में बेहोशी की हालत से जागा था। एक दिन जब वह उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि वह बिस्तर पर करवट लेकर लेटी हुई थी, सिर के नीचे हाथ रखकर सहारा ले रही थी और उसकी आंखें बंद थीं। जब वह अपने समय का आनंद ले रही थी, लूशी उसके बगल में खड़ी होकर उसे एक एक करके अंगूर खिला रही थी, जबकि अन्य दो नौकरानियां हस्तनिर्मित पंखे से उसे हवा दे रही थीं। उस दिन उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जिन्हें वह कभी नहीं भूल सकता। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी, जिससे वह और भी मनमोहक और सुंदर लग रही थी। उस समय वह इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि जिस झाओ मिंग को वह पहले जानता था वह कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता था। हालांकि अब इसके बारे में सोचकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह हर परिस्थिति में अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना जानती है, यहाँ तक कि अपने बचपन की दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया में जागने के बाद भी वह अपनी जगह ढूंढ लेती है। पता नहीं उसने नाश्ता किया होगा या नहीं। महल छोड़ने से पहले जब उसने उसे आखिरी बार देखा था, तब उसका पीला चेहरा याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कान एक उदास मुस्कान में बदल गई। वह जानना चाहता है कि वह कैसी है, लेकिन इतनी दूर होने के कारण ये पता लगाना असंभव है। काश हमारे पास वो मशीन फोन होता तो हम एक दूसरे को इतना याद नहीं करते।
उसने उस फोन के बारे में सोचते हुए आह भरी जो उसने दूसरी दुनिया में देखा था, जिससे लोग दूर होने पर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जब वह उसके बारे में सोच ही रहा था, तभी फेंग जू तंबू में दाखिल हुई और उसका अभिवादन करते हुए बोली, महाराज शियाओ रुओगांग ने महाराज से मिलने का अनुरोध किया है। उनका रथ सीमा पर इंतजार कर रहा है ताकि वे महाराज से मिलने के लिए क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। यदि आप अनुमति दें तो मैं उनके रथ को सुरक्षा चौकियों से गुजरने दूंगी। ये खबर सुनकर जी चेंग ने अपनी भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शियाओ रुओगांग इतनी जल्दी उनसे मिलने आएगा। उसे कल ही संदेश मिला होगा और वह अभी से यहाँ आ गया। वाह, उसे आने दो और उसके स्वागत की तैयारियां भी कर लो, उसने उसके लिए सोचे गए उपहार के बारे में सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहा। फेंग जू समझ गई और जाने से पहले बोली, जी हाँ, मैं करती हूँ। योजक चिन्ह। जी चेंग ने अपने सामने बैठी जियाओ रुओगांग को गंभीर भावों के साथ घूर कर देखा। तुम कुछ क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए ये सब तैयार किया है। उसने मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया और उसके लिए तैयार की गई ताज़ी चाय और नाश्ता चखने को कहा। अगर हमारी मुलाकात महल में हुई होती तो मैं आपके लिए कुछ बेहतर इंतजाम कर देता, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी मुलाकात इस स्थिति में हो रही है। उन्होंने निराशा भरी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। शाओ रुओगांग ने अपने होंठ सिकोड़े और उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी के हत्यारे के साथ चाय पीने यहाँ आई हूँ? मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने संदेश में क्या लिखा है। मेरी बेटी के बारे में तुम क्या बात करना चाहते हो? वह उदासीनता से पूछता है। वह उससे मिलने यहाँ केवल उसके संदेश के कारण आया था जिसमें लिखा था, यदि आप अपनी बेटी की मृत्यु के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो आकर मुझसे मिलें। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा था। पहले तो उसने उससे मिलने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उसे यह ख्याल मन में आया कि शायद कुछ ऐसा हो जो उसे पता न हो। इसलिए इस तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद वह उससे मिलने उसके इलाके में आया। जी चेंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने कुर्सी पर पीठ टिकाकर आराम से बैठते हुए चाय का कप उठाया और एक घूंट पीते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने पूरी खोजबीन करने से पहले ही हम पर युद्ध छेड़ दिया। तुम मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी को क्यों दंडित किया गया? उसने न केवल एक अंगरक्षक के साथ जी राजवंश की महारानी के बारे में अफवाहें फैलाई और पवित्र महारानी के ताज की गरिमा को धूमिल करने की कोशिश की, बल्कि उसे जहर देकर और तालाब में धकेलकर लगभग मार ही डाला। शियाओ ली द्वारा किए गए सभी कृत्यों का जिक्र करते हुए उसके चेहरे का भाव गहरा गया। ये सब सुनकर जियाओ रुओगांग के होंठ फड़क उठे। उसने ये अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसे उन पर यकीन था। उसकी राजकुमारी भला ऐसा शर्मनाक काम कैसे कर सकती है? और वो ऐसा क्यों करेगी? वो एल देश की राजकुमारी है, वो अपनी छवि खराब करने के लिए इतनी हद तक क्यों जाएगी? जी चेंग, बकवास बंद करो। मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिला दो। मुझे पता है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे आरोप लगाकर अपने घिनौने कामों को जायज ठहराने की कोशिश मत करो। उसने मुट्ठी भींचते हुए उस पर गुर्राया। जी चेंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, ये देखकर कि वह शियाओली के गलत कामों को स्वीकार करने में कितना अनिच्छुक था। क्या आपको पता है कि उसने महारानी को जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी ताकि इसका दोष झाओमिंग पर डाला जा सके? लेकिन ये योजना विफल हो गई और इस झूठे आरोप के कारण झाओमिंग के पिता की मृत्यु हो गई। उसने इतने सारे गलत काम किए हैं जिनके गंभीर परिणाम हो सकते थे। अगर हमने नियमों का पालन किया होता तो उसे तुरंत महारानी के पद से हटा दिया जाता और सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती। लेकिन शाही परिवार और आपकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मैंने उसे केवल शीत महल भेजा है। ये सार्वजनिक फांसी से बेहतर है ना? उसने कहा, जिससे शियाओ रुओगांग का गुस्सा और भी भड़क उठा। जी चेंग, क्या तुमने मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया है? मेरी मरी हुई बेटी का अपमान करने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसा कहोगे और अपने कृत्यों को सही ठहराने की कोशिश करोगे तो मैं युद्ध से पीछे हट जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। बदला लेने के लिए मैं पूरे शाही परिवार को मार डालूंगा और तुमसे सत्ता छीन लूंगा। मैं जी राजवंश का नाम इस जगह के इतिहास से मिटा दूंगा। जियाओ रुओगांग ने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखा। घृणा। जी चेंग पहले तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया, लेकिन एक पल की चुप्पी के बाद वह आगे झुका और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। और अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी बेटी मरी नहीं है तो क्या तुम अब भी जी साम्राज्य को नष्ट करने जा रहे हो? अगर हाँ, तो मुझे मार डालो। इस तरह तुम अपनी बेटी को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारी नजरों में तो वो पहले ही मर चुकी है।
उसने कंधे उचकाए और आराम से बैठने के लिए पीछे झुक गया और उसे वहीं अवाक खड़ा छोड़ दिया। जब जियाओ रुओगेंग ने उसकी बात सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या? तुमने क्या कहा? अध्याय 765 सीमा से समाचार। झाओ मिंग अध्ययन कक्ष में जी चेन की कुर्सी पर बैठा था और प्रधान महारानी जियाशी द्वारा दी गई हरम की रिपोर्टों की जांच कर रहा था। जी चेन के महल छोड़ने के बाद से 3 सप्ताह बीत चुके थे और सीमा से कोई खबर नहीं आई थी। पहले तो उनके लिए ये सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल था कि वह युद्ध पर चले गए हैं और वह उन्हें विदाई देने भी नहीं जा सकी। हालांकि जी राजवंश की महारानी होने के नाते उन्हें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा और देश की जो स्थिति थी उसके अनुसार जी चेन की जरूरत उनसे कहीं ज्यादा थी। अपने पति के समक्ष वह सम्राट है और जनता अपने जीवन के लिए उन पर निर्भर है। आंटी शेनजिया के समर्थन और वेनजू के अत्यधिक लाड़ प्यार से उसने खुद को संभाला और काम में तल्लीन हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह काम नहीं करेगी तो वह बुरी चीजों के बारे में सोचती रहेगी। और वह ऐसे समय में नकारात्मक विचारों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी जब उसके भीतर एक नया जीवन पल रहा था। अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला था और जब जियाशी कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि झाओमिंग अभी भी रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसने आह भरी और उसके पास जाकर रिपोर्ट बंद कर दी, जिससे वह चौंक गई। जियाशी, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्या कर रही हो? तुम अभी भी काम कैसे कर सकती हो? दोपहर के भोजन का समय बीत चुका है और तुम अभी भी काम कर रही हो। तुम अपनी सेहत के प्रति इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जियाशी ने मेज साफ करते हुए और फाइलों को एक तरफ रखते हुए उसे डांटा। झाओ मिंग ने जियाशी को बड़ी बहन की तरह ताने मारते देख हल्की सी हंसी हंस दी, जबकि असल में वह उम्र और पद में उससे बड़ी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं और अकेले में वे औपचारिकताएं नहीं निभाती थीं। महल छोड़ने से पहले महाराज ने मुझे आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आपको और जी राजवंश के भावी उत्तराधिकारी को इतने लंबे समय तक भूखा रखकर उन्हें निराश नहीं कर सकता। झाओ मिंग ने उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर उसकी बात मान ली। हाँ हाँ, अब भावी उत्तराधिकारी इस बेचारी महारानी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जियाशी मुस्कुराए और उसने उसकी नाटकीय टिप्पणी का जवाब नहीं दिया और ल्यूशी से झाओ मिंग के लिए खाना लाने को कहा। योजक चिन्ह। दोपहर के भोजन के बाद वह ऑर्किड मंडप में थी और वेनजू को अपने सौंदर्य उत्पाद दिखा रही थी। ये रोज टिंट आपके होठों को खूबसूरत गुलाबी रंग देगा और उन्हें नमी भी प्रदान करेगा। झाओ मिंग ने कुछ समय पहले अपने लिए बनाए गए लिप कलर को दिखाते हुए समझाया। झाओ मिंग के हाथ में चांदी का चौकोर डिब्बा देखकर वेनजू की आंखें चौड़ी हो गईं, जिसमें एक मुलायम लाल रंग का पेस्ट था जो न केवल सुंदर था बल्कि उसमें एक विशिष्ट सुगंध भी थी। जब वे बातचीत कर रहे थे तभी एक पहरेदार कक्ष में दाखिल हुआ और बोला, महारानी, पूर्वी सीमा से एक सैनिक महाराज का संदेश लेकर आया है। वेनजू ने अपने होंठ सिकुड़े और झाओ मिंग की ओर देखा, जो ये सुनकर चिंतित हो गया था। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाते हुए कहा, उसे अंदर बुलाओ। गार्ड के जाने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन है कि कुछ नहीं होगा। घबराओ मत। उसने ये शब्द खुद को शांत करने के लिए कहे, लेकिन उसके लिए भी ऐसा करना आसान नहीं था। योजक चिन्ह। महारानी डोवेजर और महामहिम को नमस्कार। मैं यहाँ महामहिम की सुरक्षा के बारे में महारानी डोवेजर को सूचित करने और सीमा पर स्थिति के बारे में रिपोर्ट करने आया हूँ। राजा जुगांग ने पूर्वी सीमा से अपनी सेना वापस बुला ली है और वहां शांति बहाल हो गई है। हालांकि पश्चिमी सीमा पर राजकुमार जी जेलान के साथ विवाद अभी भी जारी है। महाराज पश्चिमी सीमा की ओर कूच करने की योजना बना रहे हैं ताकि वहां की स्थिति का जायजा लिया जा सके और कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। सैनिक ने शिष्टाचारवश झुकते हुए ये संदेश दिया। झाओ मिंग को ये देखकर राहत मिली कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जब उसने सुना कि वह जी जेलान से निपटने के लिए पश्चिमी सीमा पर जा रहा है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वेनजू भी चौंक गई, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा और सैनिक को वापस भेज दिया। फिर वह झाओ मिंग की ओर मुड़ी और बोली, चिंता मत करो। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? पूर्वी सीमा पर शांति बहाल हो चुकी है, अब केवल पश्चिमी सीमा बची है। मुझे पूरा विश्वास है कि जी चेन सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिया रुओगांग ने युद्ध से पीछे हटने का फैसला क्यों किया। उसने आश्चर्य से बुदबुदाया। झाओ मिंग ने गहरी सांस ली और वह भी यही सोच रहा था। योजक चिन्ह। धड़ाम। जब जी जेलान ने जिया रुओगांग द्वारा युद्ध से अपनी सेना वापस लेने की खबर सुनी तो उसने अपनी हथेलियों से मेज पर जोर से मारा। उन्होंने जी चेन पर एक साथ हमला करने का फैसला किया था। वह पश्चिमी सीमा संभालेगा जबकि जिया रुओगांग पूर्वी सीमा संभालेगा।
अचानक हुए इस हमले से उनकी सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी और चूंकि उस समय जी चेंग लापता था, इससे सेना और देश में अराजकता फैल जाएगी। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार सुचारू रूप से चल रहा था, उन्हें बस देश में घुसपैठ करने और महल पर कब्जा करने के लिए एक अच्छे अवसर की तलाश थी। हालांकि इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, जी चेंग न केवल इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आए बल्कि उन्होंने इतने कम समय में पूर्वी सीमा पर शांति बहाल कर दी। वह मुझे इस तरह धोखा कैसे दे सकता है? क्या वह जी चेंग से बदला नहीं लेना चाहता था? अब जब वह युद्ध का नेतृत्व कर रहा था तब क्या हुआ था? उसने गुस्से में गुर्राते हुए दस्तावेज मेज पर फेंक दिए। जिस व्यक्ति ने उसे इस स्थिति के बारे में सूचित किया था, उसने कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे झुकाए वहीं खड़ा रहा। क्या आपको यकीन है कि शिया रुओगांग जी चेंग से मिलने गया था? तो फिर वही समय होगा जब जी चेंग ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसने अपना इरादा बदल लिया। हाँ, जी चेंग, लगता है मैंने तुम्हारी क्षमताओं को कमाका था। वह स्थिति को समझने और उसके अनुसार रणनीति तैयार करने के लिए गहरी सांस लेता है। अगर उन्होंने पूर्वी सीमा पर स्थिति को संभाल लिया है, तो अब वे पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे जवानों को आपातकालीन बैठक के लिए बुलाओ। हमें स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी होगी, उन्होंने कनपटी मलते हुए कहा। इस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए उन्हें बहुत साहस की आवश्यकता थी और यदि इस बार चीजें गलत हो जाती हैं, तो जी राजवंश पर शासन करने का उनका सपना न केवल व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि जी चेंग को सिंहासन से हटाने में विफल रहने पर इस युद्ध के साथ ही जी चेंग को प्रताड़ित करने का उनका विचार भी चकनाचूर हो जाएगा। अध्याय 766 वह वापस आ गया है। झाओ मिंग दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई आराम कर रही थी। गर्भावस्था के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था और वह दिन भर थकी हुई और सुस्त महसूस करती थी। इसके अलावा उसकी सुबह की मतली भी बढ़ गई थी। अब तो उसे उन खाद्य पदार्थों को देखकर भी उल्टी जैसा महसूस होता था जिन्हें वह पहले बड़े चाव से खाती थी। उसने गहरी सांस ली और अपने पेट को सहलाया, जो अभी तक उभरा नहीं था। हालांकि अभी पेट दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह अपने भीतर पल रहे नन्हे जीवन की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। मां बनने का एहसास धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। उसके कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी, जिससे उसे अपने पास जी चेंग की अनुपस्थिति का और भी अधिक एहसास हो रहा था। 1 महीने से उसके बारे में कोई खबर नहीं है। उसे आखिरी खबर यह मिली थी कि उन्होंने पूर्वी सीमा पर शांति बहाल कर दी है और वहां के संघर्षों से निपटने के लिए पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। महारानी होना कितना मुश्किल है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दिन भर जिन भावनाओं को वह काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, उन्हें संभालने की कोशिश की। जिस कहानी को उसने रोमांचक और मजेदार समझा था, वह एक दुखद और दर्दनाक कहानी बनती जा रही थी। खटखट। दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। अंदर आओ। जब लू शी हौंफते हुए कमरे में दाखिल हुई तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। झाओ मिंग का चेहरा उसकी इस हालत को देखकर गंभीर हो गया और वह जल्दी से बिस्तर पर बैठ गई और चिंता से उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ? सीमा से कोई खबर मिली है क्या? महाराज, आपको शाही दरबार में बुलाया गया है। महाराज के बारे में कुछ खबर है? लू शी ने आखिरकार सांस रोककर कहा। झाओ मिंग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की और बार बार दोहराया, झाओ मिंग, सब ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई अच्छी खबर जरूर होगी। योजक चिन्ह। शाही दरबार में मंत्री एकत्रित हुए थे क्योंकि उन्हें सीमा से आए संदेश के बारे में सूचित किया गया था। सुरक्षा कारणों से झाओ मिंग के गर्भवती होने की खबर उनसे अभी भी छिपी हुई थी और महल में केवल करीबी लोगों को ही इसके बारे में पता था। जब झाओ मिंग दरबार में दाखिल हुई तो लू शी उसके पीछे पीछे चल रही थी और इस बात का ध्यान रख रही थी कि झाओ मिंग की लंबी पोशाक उसके कदमों में न उलझ जाए और वह गिर न जाए। महारानी को प्रणाम। मंत्रियों ने शिष्टाचारवश खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उसने उनके अभिवादन का जवाब सिर हिलाकर दिया और वेन जू की ओर चल पड़ी, जो उसे अपनी लंबी पोशाक पकड़े हुए सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर चिंतित थी। तुम ठीक हो? वेन जू ने झाओ मिंग से पूछा जब वह उसके पास पहुंची और उसके बगल में बैठ गई। कुर्सी पर बैठते ही झाओ मिंग ने उसकी ओर मुड़कर चिंता न करने के भाव से सिर हिलाया। इस बीच दरबार में मौजूद मंत्री वेन जू और झाओ मिंग के बीच घनिष्ठ संबंध देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर कब से दोनों इतने करीब हो गए? योजक चिन्ह। फूल खिल रहे हैं, दुनिया युद्ध पर शांति चुन रही है। ईश्वर की कृपा और महामहिम के उचित नेतृत्व से युद्ध का दौर समाप्त हो गया है।
शत्रु पराजित हो गए हैं और सिंहासन पर कब्जा करने के लिए राजद्रोह का प्रयास करने वाले राजकुमार जी ज़ेलान को बंदी बना लिया गया है। जब दूत सीमा से आए संदेश को पढ़ रहा था, तभी दरबार में बैठे मंत्रियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। उन्हें ये खबर भी मिली कि पूर्वी सीमा की समस्या का समाधान हो गया है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि दूत ने शिया और वोगांग को युद्ध से पीछे हटने के लिए कैसे राजी किया। अब उसने जी ज़ेलान को भी बंदी बना लिया है। उसकी शक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पश्चिमी मोर्चे पर शांति बहाल हो गई है और इस बधाई संदेश के साथ महामहिम जल्द ही महल लौटेंगे। मंत्रियों को सलाह दी जाती है कि वे महामहिम की वापसी के लिए तदनुसार तैयारी करें। सैन्य प्रमुख जिन हुई, वह वापस आ रहा है, झाओ मिंग ने धीमी आवाज में कहा और उसके लौटने की सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चूंकि पत्र कुछ दिन पहले भेजा गया होगा, इसका मतलब है कि जी चेंग महल की ओर वापस आ रहा होगा। आखिरकार वे मिल सकते हैं। आखिरकार योजक चिन्ह। 2 दिन बाद जी चेंग और उसके साथियों के शहर में आने की खबर से महल में हलचल मच गई। उनके स्वागत की तैयारी के लिए बहुत कम समय था, क्योंकि उन्हें पत्र केवल 2 दिन पहले ही मिला था और वे पहले ही यहां आ चुके थे। झाओ मिंग ने महारानी का पारंपरिक वस्त्र पहना हुआ था, जो उनके आकार से 3 गुना बड़ा था और भारी आभूषणों से सुसज्जित था। उन्होंने ये सब उनका स्वागत करने के लिए किया था, ताकि उन्हें ये दिखाया जा सके कि वह महारानी के रूप में खुद को स्वीकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं और उनसे अपेक्षित कर्तव्यों को पूरा करना चाहती हैं। वह वेन जू और अन्य रानियों और दासियों के साथ मुख्य महल के द्वार पर उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। राजधानी में प्रवेश करने के बाद वे जल्द ही महल पहुंच जाएंगे और युद्ध में उनकी विजय के उपलक्ष्य में महल के बाहर उनका स्वागत करने के लिए सभी लोग एकत्रित थे। उनके भव्य स्वागत के लिए ढोल, पटाखे और फूल तैयार किए गए थे, ताकि उनकी जीत का जश्न मनाया जा सके और वे महल में वापस लौट सकें। झाओ मिंग ने स्वागत के लिए फूलों की पंखुड़ियों से सजी ट्रे पकड़े हुए गहरी आह भरी और कहा, महाराज, आपको आराम करने जाना चाहिए। आपका चेहरा पीला पड़ गया है। धूप बहुत तेज है और आप अस्वस्थ लग रही हैं। उनके बगल में खड़ी लूशी ने उनके पीले चेहरे और कमजोर हालत को देखा। विजय और महाराज की वापसी की खबर सुनकर वह घंटों तक रोती रही, क्योंकि वह खुशी और भावनाओं से अभिभूत थी। ये जश्न का मौका था, फिर भी वह घंटों तक रोती रही और इसका कारण गर्भावस्था को बताया, जिसके चलते उसके मूड में लगातार बदलाव आ रहे थे। आज भी सबने उसे आराम करने और तनाव मुक्त रहने को कहा, लेकिन वह काम करती रही और खुद भी उसके स्वागत की तैयारी कर रही थी। वह सही कह रही है झाओ मिंग, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। हम उसके स्वागत के लिए यहीं रुकेंगे, इसलिए तुम जाकर आराम करो। खुद को इतना मत थकाओ कि बेहोश हो जाओ। वेन जू ने चिंता से उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। झाओ मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। जब वह युद्ध के बाद लौट रहे हैं तो मैं अंदर जाकर आराम कैसे कर सकती हूँ? जी राजवंश की महारानी होने के नाते मुझे उनके स्वागत के लिए यहीं रहना चाहिए। उन्होंने खाली सड़क की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए जोर देकर कहा। जब वेन जू उसे समझाने में असफल रही तो उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। योजक चिन्ह। ओह, महाराज आ रहे हैं। जब वे बात कर रहे थे तो दूर से जी चेन की गाड़ी को आते देख एक नौकरानी चिल्लाए और उस सड़क की ओर इशारा किया जहां से उनकी गाड़ी करीब आती हुई दिखाई दे रही थी, जो उनके पीछे घोड़े पर सवार या उनकी गाड़ी के साथ पैदल चल रहे कई गार्डों से घिरी हुई थी। पहरेदारों के हाथ में सफेद रंग का देश का झंडा था, जिस पर सुनहरे रंग का अजगर बना हुआ था। महाराज अमर रहें। महामहिम की जय हो। महामहिम अमर रहें। महल की ओर बढ़ते हुए सैनिक बार बार वही नारे लगा रहे थे। झाओ मिंग की आंखें राहत भरी मुस्कान से चमक उठी जब उसकी नजर घोड़े की गाड़ी पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी, जिसने गहरे नीले रंग की सैन्य वर्दी पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद आकर्षक और प्रभावशाली दिख रहा था। उसका व्यक्तित्व अद्वितीय था। वह तो मेरे सम्राट की तरह है। योजक चिन्ह। जब जी चेंग ने झाओ मिंग को महल के बाहर उसका इंतजार करते देखा तो उसके चेहरे पर कोमलता आ गई। हालांकि वह रानियों के बीच खड़ी थी, लेकिन उसके भारी वस्त्र के कारण उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। वह जानता है कि उसे इस तरह के भारी कपड़े कितने नापसंद हैं, फिर भी उसने इन्हें पहनने का फैसला किया। इस जुदाई ने न केवल उन्हें बेचैन किया है, बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाया है कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। वह बाहर क्यों खड़ी है? वह थक गई होगी। उसने दूर से गर्दन झुकाकर उसे देखते हुए चिंता से बुदबुदाया। योजक चिन्ह।
झाओ मिंग ने थकी हुई सांस छोड़ी जब गाड़ी को उनके पास आने में काफी समय लग रहा था क्योंकि लोग जी चेंग का इंतजार कर रहे थे और इससे उनका रास्ता बाधित हो रहा था, जिससे उनकी गति उम्मीद से धीमी हो गई थी। उसके सिर के ऊपर सूरज चमक रहा था, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसका मुंह सूख रहा था। उसकी नजर धुंधली होने लगी तो उसने भौहें सिकोड़ ली। लू शी, वह बुदबुदाई और लूशी को सहारा देने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके पैरों में ऊर्जा खत्म हो गई और वह बेहोश हो गई। महाराज, लू शी ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा जब झाओ मिंग बेहोश हो गया और जमीन पर गिरने से पहले ही उसे पकड़ लिया, जिससे वह बुरी तरह गिरने से बच गई। झाओ मिंग, अध्याय 767 युद्ध या वेश्यालय। झाओ मिंग बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने अपने दोनों हाथ धीरे से अपने पेट पर रखे हुए थे, उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि वह नींद में एक बार फिर अपने सपने के नरक का अनुभव कर रही थी। युद्ध के मैदान के बीच में खड़े होकर लोगों को एक दूसरे पर धारदार तलवारों से वार करते देखने का खूनी सपना, वही दुर्स्वप्न उसके लिए एक दिनचर्या बन गया है जब से जीचेंग युद्ध के लिए चला गया है। जब भी वह सोने के लिए अपनी आंखें बंद करती है तो उसे हमेशा वही सपना बार बार दिखाई देता है, जिससे उसे हर बार युद्ध के मैदान की क्रूरता का अनुभव होता है। उसके बगल में स्टूल पर बैठे जी चेंग ने देखा कि वह गहरी नींद में तेवर चढ़ा रही थी और कांप रही थी। उसका पीला चेहरा और नींद में की गई हल्की फुल्की आवाजें ये समझने के लिए काफी थीं कि वह बुरे सपने देख रही है। झाओ मिंग, झाओ मिंग, उसने उसकी बाहों को हिलाते हुए और उसके गालों को थपथपाते हुए उसे इस सपने से जगाने के लिए पुकारा। जी चेंग, उसकी आंखें अचानक खुल गईं, जैसे ही वह भयानक सपने से जाग उठी और ऊपर बिस्तर की छत को घूरने लगी। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और उसे अभी अभी जो डर महसूस हुआ था वह उसे याद आ रहा था। तो यह एक सपना था। उस समय के अपने डर को याद करके उसने राहत की सांस ली। वह सपने से तब जागी जब जी चेंग उसके सामने था और दुश्मन की तलवार से उस पर वार करने ही वाला था। भगवान का शुक्र है, यह एक सपना था। सपने के असर से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक एक हाथ ने उसका चेहरा सहलाया, जिससे वह चौंक गई। लेकिन जब उसने जी चेंग को स्टूल पर बैठे हुए चिंता भरी निगाहों से उसे देखते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका लौटना महज एक सपना है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह आखिरकार लौट आया है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण वह उसके सहारे के बिना नहीं उठ सकी। उसने उसे बिस्तर की दीवार के सहारे बैठने में मदद की और तकिए से उसकी पीठ को सहारा दिया। जी चेंग, उसने हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई और उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। जी चेंग ने उसे बच्चे की तरह रोते देखा भरी और अपनी उंगली से उसकी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। शश, शांत हो जाओ, मैं यहाँ हूँ, अब डरने की कोई बात नहीं। हम काफी देर तक रोने के बाद आखिरकार वह शांत हो गई और अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कोमलता से उसके हाथ के पिछले हिस्से को सहलाया, साथ ही उसकी आंखों में देखते हुए अपनी शांत निगाहों से उसे आश्वस्त किया। कितने समय से मैं सोई नहीं हूँ। सब लोग कहाँ हैं? उसने पूछा जब उसे याद आया कि यह सम्राट की वापसी का अवसर है और वह ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में बेहोश हो गई। युद्ध से सम्राट की वापसी एक बधाई का अवसर होता है, न केवल राजपरिवार या कुलीन वर्ग के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी। उन्हें बधाई समारोह की रस्मों को पूरा करते समय सभी के साथ होना चाहिए था, लेकिन वह यहाँ उसके बगल में बैठे थे। इतना लंबा समय नहीं था, तुम बस कुछ घंटों के लिए बेहोश थीं, उसने कहा, जिससे वह सदमे में हौन उठी। कुछ ही घंटे? हे भगवान, अंधेरा तो हो ही गया। खिड़की के बाहर अंधेरा देखकर उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। क्या मैंने फिर से गड़बड़ कर दी? मैंने तुम्हारा शानदार स्वागत खराब कर दिया है ना? उसने धीमी हिचकिचाती आवाज में पूछा। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने उससे वह खास पल छीन लिया। बेहोश होने के बाद उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन उसे याद है कि बेहोश होने से पहले उसने उसका नाम पुकारा था। उसकी झिझक और घबराहट भरी शक्ल देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने भौहें चढ़ाकर उसकी ठुड्डी को चुटकी से पकड़ा और उसे संदेह भरी नजरों से देखा। उसने उसका चेहरा पहले बाईं ओर और फिर दाईं ओर घुमाकर उसे गौर से देखा। तुम क्या कर रहे हो? झाओ मिंग ने उसे अजीब तरह से व्यवहार करते देख हैरानी से पूछा। जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम झाओ मिंग नहीं हो सकती, मेरा मतलब शी मिंग से है। वह कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। झाओ मिंग, क्या तुम अपने शरीर में वापस आ गए?
उसने डरते हुए पूछा कि कहीं अनुष्ठान के बाद वे फिर से शरीर बदलकर अपने मूल शरीर में न लौट आए हों। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों को सुनकर झाओ मिंग के भाव सख्त हो गए। उसने उसे घूरकर देखा और एक बर्फीले उदासीन स्वर में पूछा, जिससे कमरे का तापमान चमत्कारिक रूप से कम हो गया, तुम इसके बारे में खुश लग रहे हो? उसने टिप्पणी की, जिससे वह उसके अचानक प्रश्नवाचक स्वर पर अकड़ गया। ओह! जी चेंग ने उसकी बातें सुनकर पलकें झपकाईं, क्योंकि वह हर शब्द को धीरे धीरे बोल रही थी, जिससे यह और भी भयावह लग रहा था। नहीं, मैं नहीं था। हाँ हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं दूसरों के प्रति कोमल और अच्छा नहीं हो सकता? आप मुझे क्या समझते हैं? क्या मैं एक हृदयहीन व्यक्ति हूं जो हर समय अपने बारे में सोचता है और दूसरों को अनदेखा करता है? क्या आपको लगता है कि केवल असली झाओ मिंग ही कोमल और देवी माँ की तरह व्यवहार कर सकती है? तो मैं क्या हूँ? एक खलनायिका जो हमेशा कमजोरों को सताती है और दूसरों को दर्द में देखकर पागलों की तरह हंसती है। वह बिना रुके ठंडे स्वर में पूछती है, मानो सांस लेने के लिए भी समय निकाल रही हो। जी चेन का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि उसका किरदार एक कमजोर खरगोश से खून के प्यासे जानवर में बदल रहा है। वह सचमुच झाओ मिंग है। उसके अचानक हुए बदलाव से उसे स्पष्ट हो गया कि वह झाओ मिंग ही है और अपने पुराने रूप में नहीं लौटी है। हालांकि उसके बदलते रवैये को देखकर वह हैरान रह गया, मानो वह कपड़े बदल रही हो। अब उसे जियाशी की कही बातें समझ में आ गईं जो उसने कमरे में आने से पहले कही थीं। महामहिम झाओ मिंग अब 12 सप्ताह से अधिक की गर्भवती हैं। गर्भावस्था न केवल मां के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी। जी मिचलाने और लगातार थकान महसूस करने के साथ साथ उनका रूप रंग भी बदल सकता है। हो सकता है कि वो एक पल में आप पर गुस्सा करे और दूसरे पल रोने लगे। इन चीजों को दवा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता और न ही इनका इलाज किया जा सकता है। गर्भावस्था में ऐसा होना सामान्य है, इसलिए आपको उसकी बात समझनी होगी और उसे और परेशान नहीं करना होगा। जियाशी के शब्दों को याद करते हुए और झाओ मिंग की भयंकर निगाहों को देखकर मानो वह उसे जिंदा ही खा जाएगी, वह समझ गया। बेहतर यही होगा कि उसका मुंह बंद कर दिया जाए, भले ही वह सबसे खूनी युद्ध से लौटा हुआ सम्राट हो, लेकिन उसके सामने वह सिर्फ जी चेंग है, उसका पति और जल्द ही पिता बनने वाला। धैर्य से इस स्थिति से निपटे। उसने गहरी सांस ली और अपने ऊपर फेंके जा रहे तीखे शब्दों को ध्यान से सुना। मैं गर्भवती हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं बदल गई हूं? क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या युद्ध के दौरान तुमने कोई दूसरी स्त्री ढूंढ ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए कोई दूसरी साथी ले आए हो? युद्ध के बाद शियाओली को लाने के बारे में सोचकर वह सदमे से हौन उठी। अचानक माहौल बदल गया और वह उससे सवाल करते हुए रोने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके इस तरह रोने के बाद उसे भी रोने का मन हुआ। वह उसके साथ कुछ रोमांटिक पलों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उससे ऐसे सवाल क्यों किए जा रहे थे जैसे वह युद्ध के बजाय वेश्यालय गया हो। झाओ मिंग का दिल दर्द से फट रहा था, भावनाएं उस पर हावी हो रही थीं, जिससे वह पागलों जैसी हरकतें कर रही थी और बस रोना चाहती थी। अभी अभी देखे गए बुरे सपने और उसके लौटने की अपार भावनाओं ने उसकी मानसिक स्थिति पर हावी हो रही थी। वह रो रही थी, हालांकि उसे पता नहीं था कि वह क्यों रो रही है। तभी अचानक उसे अपने होठों पर किसी के होंठ महसूस हुए, जिससे वह पल भर में रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने जी चेन के चेहरे को करीब से देखा और आंखें बंद होने पर उसकी पलकें और भी लंबी और गहरी लग रही थीं। ये देखकर कि उसने रोना बंद कर दिया है और उस पर गुस्सा नहीं है, उसके होठों के कोने पर मुस्कान आ गई और उसने उसके होठों पर फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम फिर से अपनी आंखें बंद करना भूल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चुंबन करते समय मेरे चेहरे को ही घूरती रहना चाहती हो? हम झाओ मिंग उसके शब्दों को सुनकर चौंक गई। ये शब्द मिलते जुलते लग रहे थे। शर्म से उसके कान लाल हो गए और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और उसके धीरे धीरे गुदगुदी करने वाले चुंबन में खो गई। अध्याय 768। यह उसके लिए काफी था। तारांकन तारांकन तारांकन। बहन, क्या हमारे पास और मरीज हैं या हमारा काम यहाँ खत्म हो गया है? जी मिंग ने उस नर्स से पूछा जो डेस्क के बगल में खड़ी थी और उसके हाथ में उस दिन की नियुक्तियों की सूची थी। नर्स ने सूची देखी और मुस्कुराते हुए उससे कहा, नहीं, आज के लिए यह आखिरी मरीज थी। हर दिन बढ़ती हुई मरीजों की सूची को देखते हुए आप इस विभाग की सबसे व्यस्त डॉक्टर बनती जा रही हैं। डॉक्टर सू को भी आपके जितनी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आप न केवल अपनी कुशलता के लिए बल्कि अपनी सुंदरता के लिए भी मशहूर हैं, उसने उत्साह से कहा। जब शी मिंग ने उसे दादासू के बारे में इस तरह बात करते सुना तो वह हंसे बिना नहीं रह सकी।
चापलूसी करने के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं बचा। जाओ और काम करो, अगर दादासू से डांट नहीं खानी चाहती हो तो। वह हंसी और हाथ हिलाकर चली गई। योजक चिन्ह। नर्स के कार्यालय से चले जाने के बाद जी मिंग ने अपना सफेद कोट उतार दिया और काम से छुट्टी लेने से पहले खुद को तरोताजा करने के लिए वॉशरूम चली गई। इस रस्म को हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और झाओ मिंग और जी चेंग वापस आ गए हैं। उस घटना के कारण उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा और वह बेहद कमजोर हो गई तथा जल्दी थक जाती थी। उसकी हालत देखकर लीवेई भी चिंतित हो गई और उसने उसे कम से कम 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती कराया ताकि वह अच्छी तरह से स्वस्थ हो सके। अल्पविराम। चेहरा धोने के बाद उसने आईने में देखा और आह भरी, मुझे उम्मीद है कि तब सब ठीक होगा। तौलिए से चेहरा पोंछने के बाद वह बाथरूम से बाहर चली गई। उसने अपना पर्स और फोन उठाया और ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर जियान यान का नाम देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। भाई जियान, वह उसे क्यों बुला रहा है? उसने अपने होंठ काट लिए और कॉल उठाने में हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसे क्या कहना है, लेकिन अंत में उसने कॉल उठा ली। योजक चिन्ह। जियान यान के आने का इंतजार करते हुए जिया मिंग ने बेसब्री से पानी पीते हुए मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। वह उस रेस्तरां में उसके द्वारा आरक्षित निजी कमरे में थी जहां उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसने ये निजी कमरा उन दोनों के लिए इसलिए आरक्षित किया था ताकि वे शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के बात कर सकें। भले ही उसने इंडस्ट्री छोड़ दी हो, लेकिन जियान यान अभी भी काफी मशहूर हैं। साथ ही अगर उन्हें किसी पेपराजी ने इस तरह साथ में देख लिया तो वे बेवजह के विवाद में फंस जाएंगे। खटखट। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह चौंक गई। वह मुड़ी और देखा कि जियान यान हिचकिचाते हुए दरवाजा खोल रही है। इतने लंबे समय बाद उसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने नीले और सफेद चेक प्रिंट वाली कमीज, काली पतलून, काली टोपी और चेहरे पर मास्क पहन रखा था। इन साधारण कपड़ों में भी वह बेहद आकर्षक और मनमोहक लग रहा था। वह वाकई किसी राजकुमार से कम नहीं है। उनकी सौम्य, मासूम और आकर्षक सूरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। कृपया बैठिए। वह अंदर आया और अपनी टोपी और मास्क उतारकर उसके सामने बैठ गया। योजक चिन्ह। जी मिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और अपना ऑर्डर किया हुआ जूस पीते हुए उस पर एक नजर डाली। उसके आने और खाना ऑर्डर करने के 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की है। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसके कबूलनामे के बाद उसे उसके प्रति अपराधबोध होने लगा, मानो उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह हमेशा उसकी मदद करता रहा है और यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान भी वह हमेशा उसे अनावश्यक परेशानी से बचाता रहा है और उसके प्रति दयालु और मित्रवत रहा है, भले ही वह अन्य अभिनेताओं के साथ बातचीत नहीं करता हो। हालांकि उसके दिल की बात जानने के बाद जब भी वह उसे देखती है तो उसे लगता है कि वह उसकी भावनाओं का जवाब न देकर कुछ गलत कर रही है। शाप का प्रभाव समाप्त होने के बाद जी मिंग को जियान यान के लिए बुरा लगने लगा। वह यांग हानइन का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन उसने कभी भी जी मिंग को या उसके शरीर में मौजूद जियान यान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत उसने हमेशा उसकी मदद की है और शी मिंग के प्रति उसके भावों को शी मिंग भी महसूस कर सकती है। अगर वह उस समय विदेश न गया होता तो शी मिंग और वह शायद साथ होते, न कि लीवेई के साथ। वह भी आपस में बात करके मामले को सुलझाना चाहती थी। सिर्फ अतीत की वजह से, जो अब सिर्फ यादों में है, उसे क्यों दूर धकेलना चाहिए? वह अतीत को अपने वर्तमान रिश्तों में दखल देने और सबको खुद से दूर करने नहीं दे सकती। अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दे सकती तो कम से कम अच्छे दोस्त तो बने रह सकते हैं। भाई जियान, जी मिंग। जब दोनों एक ही समय पर बोले तो जी मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उनकी निगाहें मिली और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कृपया आगे बढ़ें। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखों से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पहले जाना चाहिए। उसने सिर हिलाया और बोलने से पहले गहरी सांस ली। मैं इस बारे में काफी समय से सोच रही थी। एक दूसरे के आसपास असहज महसूस करने के बजाय क्यों न हम नए सिरे से शुरुआत करें और फिर से दोस्त बन जाएं। उसकी भौहें गुस्से से तन गईं और वह अपने कॉफी मग को पकड़े हुए उससे खेलने लगा, साथ ही गंभीरता से उसकी बातें सुन रहा था। बचपन में हुई हमारी मुलाकात के बारे में तुमने जो बताया, उसके बाद मैं तुमसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें अपनी भावनाओं के बारे में कोई गलतफहमी नहीं देना चाहती और तुम्हें किसी भी तरह से असहज नहीं करना चाहती। उसके हाव भाव देखकर वह हिचकिचाई, लेकिन फिर भी बोलती रही। हालांकि
मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ इसी वजह से मैं उस दोस्त को खोना नहीं चाहता जिसने जरूरत पड़ने पर मेरा हमेशा ख्याल रखा और जब भी किसी ने मेरे साथ किसी भी तरह से अन्याय किया तब भी मेरा साथ दिया। हम बड़े हो गए हैं और हमारे चेहरों के साथ साथ हमारी शख्सियतें और प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। उसने गंभीर भावों से उसकी ओर देखा और कहा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस स्थिति को समझदारी से संभालना चाहिए और नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। हमें अतीत को अतीत में ही छोड़ देना चाहिए और दोस्त बनकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अतीत से उसका तात्पर्य केवल शी मिंग और उसकी बचपन की यादों से ही नहीं था, बल्कि यांग हानेन की अंतिम जीवन की यादों से भी था। वह व्यक्ति जिसने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसमें जियान यान की कोई गलती नहीं थी। शुरुआत में वह शायद शी मिंग जैसा ही रहा हो, लेकिन उसके साथ काम करते करते वह उसे एक ऐसे दोस्त के रूप में देखने लगी जिसने हमेशा मुश्किल समय में उसका साथ दिया है। भला वह इतनी छोटी छोटी बातों पर अपना रिश्ता कैसे खराब कर सकती है। जियान यान ने अपने होंठ सिकुड़े और जटिल भावों के साथ शी मिंग को घूरने लगी। उसके होठों पर कड़वी मुस्कान देखकर जियान यान सोचने लगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। 1 मिनट तक उसे घूरने के बाद उसने आखिरकार कहा, जिया मिंग, मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त बने रह सकते हैं। उसके शब्दों को सुनकर वह एकदम अचंभित रह गई। ओह! वह चौंक गई और हैरानी से केवल इतना ही कह पाई क्योंकि वह अभी भी स्तब्ध थी और उसके कारणों को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ मिनट बाद उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं विदेश जा रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जी मिंग की आंखें उसके शब्दों को सुनकर हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या विदेश जा रहे हो? लेकिन क्यों? क्या इस गर्मी में तुम्हारा कोई आगामी नाटक प्रोजेक्ट नहीं है? तुम अचानक विदेश क्यों जाना चाहते हो? उसने चिंता से पूछा, ये सोचते हुए कि क्या वह उसके अचानक फैसले का कारण थी। उसके हैरान चेहरे को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह उसके लिए उसकी भावनाओं को बदल तो नहीं सकता था, लेकिन उसे अपने बारे में चिंतित देखकर ही उसे बहुत सुकून मिला। उसका पहला प्यार भले ही पूरा न हो पाए, लेकिन कम से कम कुछ अच्छी यादें तो छोड़ गया और उसे पहले प्यार का रोमांच महसूस करने का मौका मिला। यह उसके लिए काफी था। अध्याय 765 सीमा से समाचार। झाओ मिंग अध्ययन कक्ष में जी चेन की कुर्सी पर बैठा था और प्रधान महारानी जियाशी द्वारा दी गई हरम की रिपोर्टों की जांच कर रहा था। जी चेन के महल छोड़ने के बाद से 3 सप्ताह बीत चुके थे और सीमा से कोई खबर नहीं आई थी। पहले तो उनके लिए ये सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल था कि वह युद्ध पर चले गए हैं और वह उन्हें विदाई देने भी नहीं जा सकी। हालांकि जी राजवंश की महारानी होने के नाते उन्हें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा और देश की जो स्थिति थी उसके अनुसार जी चेन की जरूरत उनसे कहीं ज्यादा थी। अपने पति के समक्ष वह सम्राट है और जनता अपने जीवन के लिए उन पर निर्भर है। आंटी शेन जिया के समर्थन और वेन जू के अत्यधिक लाड़ प्यार से उसने खुद को संभाला और काम में तल्लीन हो गई क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह काम नहीं करेगी तो वह बुरी चीजों के बारे में सोचती रहेगी। और वह ऐसे समय में नकारात्मक विचारों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी जब उसके भीतर एक नया जीवन पल रहा था। अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला था और जब जियाशी कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि झाओ मिंग अभी भी रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसने आह भरी और उसके पास जाकर रिपोर्ट बंद कर दी, जिससे वह चौंक गई। जियाशी, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्या कर रही हो? तुम अभी भी काम कैसे कर सकती हो? दोपहर के भोजन का समय बीत चुका है और तुम अभी भी काम कर रही हो। तुम अपनी सेहत के प्रति इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जियाशी ने मेज साफ करते हुए और फाइलों को एक तरफ रखते हुए उसे डांटा। झाओ मिंग ने जियाशी को बड़ी बहन की तरह ताने मारते देख हल्की सी हंसी हंस दी, जबकि असल में वह उम्र और पद में उससे बड़ी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं और अकेले में वे औपचारिकताएं नहीं निभाती थीं। महल छोड़ने से पहले महाराज ने मुझे आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आपको और जी राजवंश के भावी उत्तराधिकारी को इतने लंबे समय तक भूखा रखकर उन्हें निराश नहीं कर सकता। झाओ मिंग ने उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर उसकी बात मान ली। हाँ हाँ, अब भावी उत्तराधिकारी इस बेचारी महारानी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जियाशी मुस्कुराए और उसने उसकी नाटकीय टिप्पणी का जवाब नहीं दिया और लूशी से झाओ मिंग के लिए खाना लाने को कहा। योजक चिन्ह। दोपहर के भोजन के बाद वह ऑर्किड मंडप में थी और वेन जू को अपने सौंदर्य उत्पाद दिखा रही थी। ये रोज टिंट आपके होठों को खूबसूरत गुलाबी रंग देगा और उन्हें नमी भी प्रदान करेगा। झाओ मिंग ने कुछ समय पहले अपने लिए बनाए गए लिप कलर को दिखाते हुए समझाया। झाओ मिंग के हाथ में चांदी का चौकोर डिब्बा देखकर वेन जू की आंखें चौड़ी हो गईं
जिसमें एक मुलायम लाल रंग का पेस्ट था जो न केवल सुंदर था बल्कि उसमें एक विशिष्ट सुगंध भी थी। जब वे बातचीत कर रहे थे तभी एक पहरेदार कक्ष में दाखिल हुआ और बोला, महारानी, पूर्वी सीमा से एक सैनिक महाराज का संदेश लेकर आया है। वेन जू ने अपने होंठ सिकुड़े और झाओ मिंग की ओर देखा, जो ये सुनकर चिंतित हो गया था। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाते हुए कहा, उसे अंदर बुलाओ। गार्ड के जाने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन है कि कुछ नहीं होगा। घबराओ मत। उसने ये शब्द खुद को शांत करने के लिए कहे, लेकिन उसके लिए भी ऐसा करना आसान नहीं था। योजक चिन्ह। महारानी डोवेजर और महामहिम को नमस्कार। मैं यहाँ महामहिम की सुरक्षा के बारे में महारानी डोवेजर को सूचित करने और सीमा पर स्थिति के बारे में रिपोर्ट करने आया हूँ। राजा जुगांग ने पूर्वी सीमा से अपनी सेना वापस बुला ली है और वहां शांति बहाल हो गई है। हालांकि पश्चिमी सीमा पर राजकुमार जी जेलान के साथ विवाद अभी भी जारी है। महाराज पश्चिमी सीमा की ओर कूच करने की योजना बना रहे हैं ताकि वहां की स्थिति का जायजा लिया जा सके और कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। सैनिक ने शिष्टाचारवश झुकते हुए ये संदेश दिया। झाओ मिंग को ये देखकर राहत मिली कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जब उसने सुना कि वह जी जेलान से निपटने के लिए पश्चिमी सीमा पर जा रहा है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वेन जू भी चौंक गई, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा और सैनिक को वापस भेज दिया। फिर वह झाओ मिंग की ओर मुड़ी और बोली, चिंता मत करो। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? पूर्वी सीमा पर शांति बहाल हो चुकी है, अब केवल पश्चिमी सीमा बची है। मुझे पूरा विश्वास है कि जी चेन सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जियाओ रुओगांग ने युद्ध से पीछे हटने का फैसला क्यों किया। उसने आश्चर्य से बुदबुदाया। झाओ मिंग ने गहरी सांस ली और वह भी यही सोच रहा था। योजक चिन्ह। धड़ाम। जब जी जेलान ने जियाओ रुओगांग द्वारा युद्ध से अपनी सेना वापस लेने की खबर सुनी तो उसने अपनी हथेलियों से मेज पर जोर से मारा। उन्होंने जी चेन पर एक साथ हमला करने का फैसला किया था। वह पश्चिमी सीमा संभालेगा जबकि जियाओ रुओगांग पूर्वी सीमा संभालेगा। अचानक हुए इस हमले से उनकी सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी और चूंकि उस समय जी चेन लापता था, इससे सेना और देश में अराजकता फैल जाएगी। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार सुचारू रूप से चल रहा था। उन्हें बस देश में घुसपैठ करने और महल पर कब्जा करने के लिए एक अच्छे अवसर की तलाश थी। हालांकि इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, जी चेन न केवल इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आए बल्कि उन्होंने इतने कम समय में पूर्वी सीमा पर शांति बहाल कर दी। वह मुझे इस तरह धोखा कैसे दे सकता है? क्या वह जी चेन से बदला नहीं लेना चाहता था? अब जब वह युद्ध का नेतृत्व कर रहा था तब क्या हुआ था? उसने गुस्से में गुर्राते हुए दस्तावेज मेज पर फेंक दिए। जिस व्यक्ति ने उसे इस स्थिति के बारे में सूचित किया था उसने कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे झुकाए वहीं खड़ा रहा। क्या आपको यकीन है कि शिया रुओगांग जी चेंग से मिलने गया था? तो फिर वही समय होगा जब जी चेंग ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसने अपना इरादा बदल लिया। हाँ, जी चेंग, लगता है मैंने तुम्हारी क्षमताओं को कमाका था। वह स्थिति को समझने और उसके अनुसार रणनीति तैयार करने के लिए गहरी सांस लेता है। अगर उन्होंने पूर्वी सीमा पर स्थिति को संभाल लिया है तो अब वे पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे जवानों को आपातकालीन बैठक के लिए बुलाओ। हमें स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी होगी। उन्होंने कनपटी मलते हुए कहा। इस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए उन्हें बहुत साहस की आवश्यकता थी और यदि इस बार चीजें गलत हो जाती हैं तो जी राजवंश पर शासन करने का उनका सपना न केवल व्यर्थ हो जाएगा बल्कि जी चेन को सिंहासन से हटाने में विफल रहने पर इस युद्ध के साथ ही जी चेन को प्रताड़ित करने का उनका विचार भी चकनाचूर हो जाएगा। अध्याय 766 वह वापस आ गया है। झाओ मिंग दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई आराम कर रही थी। गर्भावस्था के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था और वह दिन भर थकी हुई और सुस्त महसूस करती थी। इसके अलावा उसकी सुबह की मतली भी बढ़ गई थी। अब तो उसे उन खाद्य पदार्थों को देखकर भी उल्टी जैसा महसूस होता था जिन्हें वह पहले बड़े चाव से खाती थी। उसने गहरी सांस ली और अपने पेट को सहलाया, जो अभी तक उभरा नहीं था। हालांकि अभी पेट दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह अपने भीतर पल रहे नन्हे जीवन की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। मां बनने का एहसास धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। उसके कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी, जिससे उसे अपने पास जी चेन की अनुपस्थिति का और भी अधिक एहसास हो रहा था। 1 महीने से उसके बारे में कोई खबर नहीं है। उसे आखिरी खबर यह मिली थी कि उन्होंने पूर्वी सीमा पर शांति बहाल कर दी है और वहां के संघर्षों से निपटने के लिए पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। महारानी होना कितना मुश्किल है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दिन भर जिन भावनाओं को वह काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, उन्हें संभालने की कोशिश की।
जिस कहानी को उसने रोमांचक और मजेदार समझा था, वह एक दुखद और दर्दनाक कहानी बनती जा रही थी। खटखट। दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। अंदर आओ। जब लूसी हौंफते हुए कमरे में दाखिल हुई तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। झाओ मिंग का चेहरा उसकी इस हालत को देखकर गंभीर हो गया और वह जल्दी से बिस्तर पर बैठ गई और चिंता से उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ? सीमा से कोई खबर मिली है क्या? महाराज, आपको शाही दरबार में बुलाया गया है। महाराज के बारे में कुछ खबर है। लू शी ने आखिरकार सांस रोककर कहा। झाओ मिंग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की और बार बार दोहराया, झाओ मिंग, सब ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई अच्छी खबर जरूर होगी। योजक चिन्ह। शाही दरबार में मंत्री एकत्रित हुए थे क्योंकि उन्हें सीमा से आए संदेश के बारे में सूचित किया गया था। सुरक्षा कारणों से झाओ मिंग के गर्भवती होने की खबर उनसे अभी भी छिपी हुई थी और महल में केवल करीबी लोगों को ही इसके बारे में पता था। जब झाओ मिंग दरबार में दाखिल हुई तो लू शी उसके पीछे पीछे चल रही थी और इस बात का ध्यान रख रही थी कि झाओ मिंग की लंबी पोशाक उसके कदमों में न उलझ जाए और वह गिर न जाए। महारानी को प्रणाम। मंत्रियों ने शिष्टाचारवश खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उसने उनके अभिवादन का जवाब सिर हिलाकर दिया और वेन जू की ओर चल पड़ी, जो उसे अपनी लंबी पोशाक पकड़े हुए सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर चिंतित थी। तुम ठीक हो? वेन जू ने झाओ मिंग से पूछा जब वह उसके पास पहुंची और उसके बगल में बैठ गई। कुर्सी पर बैठते ही झाओ मिंग ने उसकी ओर मुड़कर चिंता न करने के भाव से सिर हिलाया। इस बीच दरबार में मौजूद मंत्री वेन जू और झाओ मिंग के बीच घनिष्ठ संबंध देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर कब से दोनों इतने करीब हो गए? योजक चिन्ह। फूल खिल रहे हैं, दुनिया युद्ध पर शांति चुन रही है। ईश्वर की कृपा और महामहिम के उचित नेतृत्व से युद्ध का दौर समाप्त हो गया है। शत्रु पराजित हो गए हैं और सिंहासन पर कब्जा करने के लिए राजद्रोह का प्रयास करने वाले राजकुमार जी जेलान को बंदी बना लिया गया है। जब दूत सीमा से आए संदेश को पढ़ रहा था, तभी दरबार में बैठे मंत्रियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। उन्हें ये खबर भी मिली कि पूर्वी सीमा की समस्या का समाधान हो गया है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि दूत ने शिया और वोगांग को युद्ध से पीछे हटने के लिए कैसे राजी किया। अब उसने जी जेलान को भी बंदी बना लिया है। उसकी शक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पश्चिमी मोर्चे पर शांति बहाल हो गई है और इस बधाई संदेश के साथ महामहिम जल्द ही महल लौटेंगे। मंत्रियों को सलाह दी जाती है कि वे महामहिम की वापसी के लिए तदनुसार तैयारी करें। सैन्य प्रमुख जिन हुई, वह वापस आ रहा है, झाओ मिंग ने धीमी आवाज में कहा और उसके लौटने की सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चूंकि पत्र कुछ दिन पहले भेजा गया होगा, इसका मतलब है कि जी चेंग महल की ओर वापस आ रहा होगा। आखिरकार वे मिल सकते हैं। आखिरकार। योजक चिन्ह। 2 दिन बाद जी चेंग और उसके साथियों के शहर में आने की खबर से महल में हलचल मच गई। उनके स्वागत की तैयारी के लिए बहुत कम समय था क्योंकि उन्हें पत्र केवल 2 दिन पहले ही मिला था और वे पहले ही यहां आ चुके थे। झाओ मिंग ने महारानी का पारंपरिक वस्त्र पहना हुआ था, जो उनके आकार से 3 गुना बड़ा था और भारी आभूषणों से सुसज्जित था। उन्होंने ये सब उनका स्वागत करने के लिए किया था ताकि उन्हें ये दिखाया जा सके कि वह महारानी के रूप में खुद को स्वीकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं और उनसे अपेक्षित कर्तव्यों को पूरा करना चाहती हैं। वह वेन जू और अन्य रानियों और दासियों के साथ मुख्य महल के द्वार पर उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। राजधानी में प्रवेश करने के बाद वे जल्द ही महल पहुंच जाएंगे और युद्ध में उनकी विजय के उपलक्ष्य में महल के बाहर उनका स्वागत करने के लिए सभी लोग एकत्रित थे। उनके भव्य स्वागत के लिए ढोल, पटाखे और फूल तैयार किए गए थे ताकि उनकी जीत का जश्न मनाया जा सके और वे महल में वापस लौट सकें। झाओ मिंग ने स्वागत के लिए फूलों की पंखुड़ियों से सजी ट्रे पकड़े हुए गहरी आह भरी और कहा, महाराज, आपको आराम करने जाना चाहिए। आपका चेहरा पीला पड़ गया है। धूप बहुत तेज है और आप अस्वस्थ लग रही हैं। उनके बगल में खड़ी लूसी ने उनके पीले चेहरे और कमजोर हालत को देखा। विजय और महाराज की वापसी की खबर सुनकर वह घंटों तक रोती रही, क्योंकि वह खुशी और भावनाओं से अभिभूत थी। ये जश्न का मौका था, फिर भी वह घंटों तक रोती रही और इसका कारण गर्भावस्था को बताया, जिसके चलते उसके मूड में लगातार बदलाव आ रहे थे। आज भी सबने उसे आराम करने और तनाव मुक्त रहने को कहा, लेकिन वह काम करती रही और खुद भी उसके स्वागत की तैयारी कर रही थी। वह सही कह रही है झाओ मिंग, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। हम उसके स्वागत के लिए यहीं रुकेंगे, इसलिए तुम जाकर आराम करो। खुद को इतना मत थकाओ कि बेहोश हो जाओ।
वेन जू ने चिंता से उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। झाओ मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। जब वह युद्ध के बाद लौट रहे हैं तो मैं अंदर जाकर आराम कैसे कर सकती हूं? जी राजवंश की महारानी होने के नाते मुझे उनके स्वागत के लिए यहीं रहना चाहिए। उन्होंने खाली सड़क की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए जोर देकर कहा। जब वेन जू उसे समझाने में असफल रही तो उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। योजक चिन्ह। ओह, महाराज आ रहे हैं। जब वे बात कर रहे थे तो दूर से जी चेन की गाड़ी को आते देख एक नौकरानी चिल्लाए और उस सड़क की ओर इशारा किया जहां से उनकी गाड़ी करीब आती हुई दिखाई दे रही थी, जो उनके पीछे घोड़े पर सवार या उनकी गाड़ी के साथ पैदल चल रहे कई गार्डों से घिरी हुई थी। पहरेदारों के हाथ में सफेद रंग का देश का झंडा था जिस पर सुनहरे रंग का अजगर बना हुआ था। महाराज अमर रहें, महामहिम की जय हो, महामहिम अमर रहें। महल की ओर बढ़ते हुए सैनिक बार बार वही नारे लगा रहे थे। झाओ मिंग की आंखें राहत भरी मुस्कान से चमक उठी जब उसकी नजर घोड़े की गाड़ी पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी, जिसने गहरे नीले रंग की सैन्य वर्दी पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद आकर्षक और प्रभावशाली दिख रहा था। उसका व्यक्तित्व अद्वितीय था। वह तो मेरे सम्राट की तरह है। योजक चिन्ह। जब जी चेंग ने झाओ मिंग को महल के बाहर उसका इंतजार करते देखा तो उसके चेहरे पर कोमलता आ गई। हालांकि वह रानियों के बीच खड़ी थी, लेकिन उसके भारी वस्त्र के कारण उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। वह जानता है कि उसे इस तरह के भारी कपड़े कितने नापसंद हैं, फिर भी उसने इन्हें पहनने का फैसला किया। इस जुदाई ने न केवल उन्हें बेचैन किया है, बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाया है कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। वह बाहर क्यों खड़ी है? वह थक गई होगी, उसने दूर से गर्दन झुकाकर उसे देखते हुए चिंता से बुदबुदाया। योजक चिन्ह। झाओ मिंग ने थकी हुई सांस छोड़ी जब गाड़ी को उनके पास आने में काफी समय लग रहा था क्योंकि लोग जी चेन का इंतजार कर रहे थे और इससे उनका रास्ता बाधित हो रहा था, जिससे उनकी गति उम्मीद से धीमी हो गई थी। उसके सिर के ऊपर सूरज चमक रहा था, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसका मुंह सूख रहा था। उसकी नजर धुंधली होने लगी तो उसने भौहें सिकोड़ ली। लू शी। वह बुदबुदाई और लूशी को सहारा देने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके पैरों में ऊर्जा खत्म हो गई और वह बेहोश हो गई। महाराज, लूशी ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा जब झाओ मिंग बेहोश हो गया और जमीन पर गिरने से पहले ही उसे पकड़ लिया, जिससे वह बुरी तरह गिरने से बच गई। झाओ मिंग। अध्याय 767 युद्ध या वेश्यालय। झाओ मिंग बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने अपने दोनों हाथ धीरे से अपने पेट पर रखे हुए थे। उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि वह नींद में एक बार फिर अपने सपने के नरक का अनुभव कर रही थी। युद्ध के मैदान के बीच में खड़े होकर लोगों को एक दूसरे पर धारदार तलवारों से वार करते देखने का खूनी सपना, वही दुर्स्वप्न उसके लिए एक दिनचर्या बन गया है जब से जी चेंग युद्ध के लिए चला गया है। जब भी वह सोने के लिए अपनी आंखें बंद करती है तो उसे हमेशा वही सपना बार बार दिखाई देता है, जिससे उसे हर बार युद्ध के मैदान की क्रूरता का अनुभव होता है। उसके बगल में स्टूल पर बैठे जी चेंग ने देखा कि वह गहरी नींद में तेवर चढ़ा रही थी और कांप रही थी। उसका पीला चेहरा और नींद में की गई हल्की फुल्की आवाजें ये समझने के लिए काफी थीं कि वह बुरे सपने देख रही है। झाओ मिंग, झाओ मिंग। उसने उसकी बाहों को हिलाते हुए और उसके गालों को थपथपाते हुए उसे इस सपने से जगाने के लिए पुकारा। जी चेंग। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, जैसे ही वह भयानक सपने से जाग उठी और ऊपर बिस्तर की छत को घूरने लगी। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और उसे अभी अभी जो डर महसूस हुआ था वह उसे याद आ रहा था। तो यह एक सपना था। उस समय के अपने डर को याद करके उसने राहत की सांस ली। वह सपने से तब जागी जब जी चेंग उसके सामने था और दुश्मन की तलवार से उस पर वार करने ही वाला था। भगवान का शुक्र है, यह एक सपना था। सपने के असर से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक एक हाथ ने उसका चेहरा सहलाया, जिससे वह चौंक गई। लेकिन जब उसने जी चेंग को स्टूल पर बैठे हुए चिंता भरी निगाहों से उसे देखते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका लौटना महज एक सपना है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह आखिरकार लौट आया है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण वह उसके सहारे के बिना नहीं उठ सकी। उसने उसे बिस्तर की दीवार के सहारे बैठने में मदद की और तकिए से उसकी पीठ को सहारा दिया। जी चेंग। उसने हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई और उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। जी चेंग ने उसे बच्चे की तरह रोते देखा भरी और अपनी उंगली से उसकी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। शश, शांत हो जाओ, मैं यहाँ हूँ, अब डरने की कोई बात नहीं। हम
काफी देर तक रोने के बाद आखिरकार वह शांत हो गई और अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कोमलता से उसके हाथ के पिछले हिस्से को सहलाया, साथ ही उसकी आंखों में देखते हुए अपनी शांत निगाहों से उसे आश्वस्त किया। कितने समय से मैं सोई नहीं हूं। सब लोग कहाँ हैं? उसने पूछा जब उसे याद आया कि यह सम्राट की वापसी का अवसर है और वह ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में बेहोश हो गई। युद्ध से सम्राट की वापसी एक बधाई का अवसर होता है, न केवल राजपरिवार या कुलीन वर्ग के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी। उन्हें बधाई समारोह की रस्मों को पूरा करते समय सभी के साथ होना चाहिए था, लेकिन वह यहाँ उसके बगल में बैठे थे। इतना लंबा समय नहीं था। तुम बस कुछ घंटों के लिए बेहोश थीं, उसने कहा, जिससे वह सदमे में हौंफ उठी। कुछ ही घंटे? हे भगवान, अंधेरा तो हो ही गया। खिड़की के बाहर अंधेरा देखकर उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। क्या मैंने फिर से गड़बड़ कर दी? मैंने तुम्हारा शानदार स्वागत खराब कर दिया है ना? उसने धीमी, हिचकिचाती आवाज में पूछा। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने उससे वह खास पल छीन लिया। बेहोश होने के बाद उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन उसे याद है कि बेहोश होने से पहले उसने उसका नाम पुकारा था। उसकी झिझक और घबराहट भरी शक्ल देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने भौहें चढ़ाकर उसकी ठुड्डी को चुटकी से पकड़ा और उसे संदेह भरी नजरों से देखा। उसने उसका चेहरा पहले बाईं ओर और फिर दाईं ओर घुमाकर उसे गौर से देखा। तुम क्या कर रहे हो? झाओ मिंग ने उसे अजीब तरह से व्यवहार करते देख हैरानी से पूछा। जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम झाओ मिंग नहीं हो सकती, मेरा मतलब शी मिंग से है। वह कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। झाओ मिंग, क्या तुम अपने शरीर में वापस आ गए? उसने डरते हुए पूछा कि कहीं अनुष्ठान के बाद वे फिर से शरीर बदलकर अपने मूल शरीर में न लौट आए हों। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों को सुनकर झाओ मिंग के भाव सख्त हो गए। उसने उसे घूरकर देखा और एक बर्फीले उदासीन स्वर में पूछा, जिससे कमरे का तापमान चमत्कारिक रूप से कम हो गया, तुम इसके बारे में खुश लग रहे हो? उसने टिप्पणी की, जिससे वह उसके अचानक प्रश्नवाचक स्वर पर अकड़ गया। ओह! जी चेंग ने उसकी बातें सुनकर पलकें झपकाईं, क्योंकि वह हर शब्द को धीरे धीरे बोल रही थी, जिससे यह और भी भयावह लग रहा था। नहीं, मैं नहीं था। हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं दूसरों के प्रति कोमल और अच्छा नहीं हो सकता? आप मुझे क्या समझते हैं? क्या मैं एक हृदयहीन व्यक्ति हूं जो हर समय अपने बारे में सोचता है और दूसरों को अनदेखा करता है? क्या आपको लगता है कि केवल असली झाओ मिंग ही कोमल और देवी माँ की तरह व्यवहार कर सकती है? तो मैं क्या हूँ? एक खलनायिका जो हमेशा कमजोरों को सताती है और दूसरों को दर्द में देखकर पागलों की तरह हंसती है। वह बिना रुके ठंडे स्वर में पूछती है, मानो सांस लेने के लिए भी समय निकाल रही हो। जी चेन का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि उसका किरदार एक कमजोर खरगोश से खून के प्यासे जानवर में बदल रहा है। वह सचमुच झाओ मिंग है। उसके अचानक हुए बदलाव से उसे स्पष्ट हो गया कि वह झाओ मिंग ही है और अपने पुराने रूप में नहीं लौटी है। हालांकि उसके बदलते रवैये को देखकर वह हैरान रह गया, मानो वह कपड़े बदल रही हो। अब उसे जियाशी की कही बातें समझ में आ गईं जो उसने कमरे में आने से पहले कही थी। महामहिम, झाओ मिंग अब 12 सप्ताह से अधिक की गर्भवती हैं। गर्भावस्था न केवल मां के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी। जी मिचलाने और लगातार थकान महसूस करने के साथ साथ उनका रूप रंग भी बदल सकता है। हो सकता है कि वो एक पल में आप पर गुस्सा करे और दूसरे पल रोने लगे। इन चीजों को दवा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता और न ही इनका इलाज किया जा सकता है। गर्भावस्था में ऐसा होना सामान्य है, इसलिए आपको उसकी बात समझनी होगी और उसे और परेशान नहीं करना होगा। जियाशी के शब्दों को याद करते हुए और झाओ मिंग की भयंकर निगाहों को देखकर मानो वह उसे जिंदा ही खा जाएगी, वह समझ गया। बेहतर यही होगा कि उसका मुंह बंद कर दिया जाए, भले ही वह सबसे खूनी युद्ध से लौटा हुआ सम्राट हो, लेकिन उसके सामने वह सिर्फ जी चेंग है, उसका पति और जल्द ही पिता बनने वाला। धैर्य से इस स्थिति से निपटे। उसने गहरी सांस ली और अपने ऊपर फेंके जा रहे तीखे शब्दों को ध्यान से सुना। मैं गर्भवती हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं बदल गई हूं? क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या युद्ध के दौरान तुमने कोई दूसरी स्त्री ढूंढ ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए कोई दूसरी साथी ले आए हो? युद्ध के बाद शियाओली को लाने के बारे में सोचकर वह सदमे से हौंफ उठी। अचानक माहौल बदल गया और वह उससे सवाल करते हुए रोने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके इस तरह रोने के बाद उसे भी रोने का मन हुआ।
वह उसके साथ कुछ रोमांटिक पलों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उससे ऐसे सवाल क्यों किए जा रहे थे जैसे वह युद्ध के बजाय वेश्यालय गया हो। झाओ मिंग का दिल दर्द से फट रहा था, भावनाएं उस पर हावी हो रही थीं, जिससे वह पागलों जैसी हरकतें कर रही थी और बस रोना चाहती थी। अभी अभी देखे गए बुरे सपने और उसके लौटने की अपार भावनाओं ने उसकी मानसिक स्थिति पर हावी हो रही थी। वह रो रही थी, हालांकि उससे पता नहीं था कि वह क्यों रो रही है। तभी अचानक उसे अपने होठों पर किसी के होंठ महसूस हुए, जिससे वह पल भर में रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने जी चेन के चेहरे को करीब से देखा और आंखें बंद होने पर उसकी पलकें और भी लंबी और गहरी लग रही थीं। ये देखकर कि उसने रोना बंद कर दिया है और उस पर गुस्सा नहीं है, उसके होठों के कोने पर मुस्कान आ गई और उसने उसके होठों पर फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम फिर से अपनी आंखें बंद करना भूल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चुंबन करते समय मेरे चेहरे को ही घूरती रहना चाहती हो? हम। झाओ मिंग उसके शब्दों को सुनकर चौंक गई। ये शब्द मिलते जुलते लग रहे थे। शर्म से उसके कान लाल हो गए और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और उसके धीरे धीरे गुदगुदी करने वाले चुंबन में खो गई। अध्याय 768। यह उसके लिए काफी था। तारांकन तारांकन तारांकन। बहन, क्या हमारे पास और मरीज हैं या हमारा काम यहाँ खत्म हो गया है? जी मिंग ने उस नर्स से पूछा जो डेस्क के बगल में खड़ी थी और उसके हाथ में उस दिन की नियुक्तियों की सूची थी। नर्स ने सूची देखी और मुस्कुराते हुए उससे कहा, नहीं, आज के लिए यह आखिरी मरीज थी। हर दिन बढ़ती हुई मरीजों की सूची को देखते हुए आप इस विभाग की सबसे व्यस्त डॉक्टर बनती जा रही हैं। डॉक्टर सू को भी आपके जितनी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आप न केवल अपनी कुशलता के लिए बल्कि अपनी सुंदरता के लिए भी मशहूर हैं, उसने उत्साह से कहा। जब शी मिंग ने उसे दादासू के बारे में इस तरह बात करते सुना तो वह हंसे बिना नहीं रह सकी। चापलूसी करने के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं बचा। जाओ और काम करो, अगर दादासू से डांट नहीं खानी चाहती हो तो। वह हंसी और हाथ हिलाकर चली गई। योजक चिन्ह। नर्स के कार्यालय से चले जाने के बाद जी मिंग ने अपना सफेद कोट उतार दिया और काम से छुट्टी लेने से पहले खुद को तरोताजा करने के लिए वॉशरूम चली गई। इस रस्म को हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और झाओ मिंग और जी चेंग वापस आ गए हैं। उस घटना के कारण उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा और वह बेहद कमजोर हो गई तथा जल्दी थक जाती थी। उसकी हालत देखकर लिवेई भी चिंतित हो गई और उसने उसे कम से कम 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती कराया ताकि वह अच्छी तरह से स्वस्थ हो सके। अल्पविराम। चेहरा धोने के बाद उसने आईने में देखा और आह भरी, मुझे उम्मीद है कि तब सब ठीक होगा। तौलिए से चेहरा पोंछने के बाद वह बाथरूम से बाहर चली गई। उसने अपना पर्स और फोन उठाया और ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर जियान यान का नाम देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। भाई जियान, वह उसे क्यों बुला रहा है? उसने अपने होंठ काट लिए और कॉल उठाने में हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसे क्या कहना है, लेकिन अंत में उसने कॉल उठा ली। योजक चिन्ह। जियान यान के आने का इंतजार करते हुए जिया मिंग ने बेसब्री से पानी पीते हुए मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। वह उस रेस्तरां में उसके द्वारा आरक्षित निजी कमरे में थी जहां उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसने ये निजी कमरा उन दोनों के लिए इसलिए आरक्षित किया था ताकि वे शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के बात कर सकें। भले ही उसने इंडस्ट्री छोड़ दी हो, लेकिन जियान यान अभी भी काफी मशहूर हैं। साथ ही अगर उन्हें किसी पेपराजी ने इस तरह साथ में देख लिया तो वे बेवजह के विवाद में फंस जाएंगे। खटखट। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह चौंक गई। वह मुड़ी और देखा कि जियान यान हिचकिचाते हुए दरवाजा खोल रही है। इतने लंबे समय बाद उसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने नीले और सफेद चेक प्रिंट वाली कमीज, काली पतलून, काली टोपी और चेहरे पर मास्क पहन रखा था। इन साधारण कपड़ों में भी वह बेहद आकर्षक और मनमोहक लग रहा था। वह वाकई किसी राजकुमार से कम नहीं है। उनकी सौम्य, मासूम और आकर्षक सूरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। कृपया बैठिए। वह अंदर आया और अपनी टोपी और मास्क उतारकर उसके सामने बैठ गया। योजक चिन्ह। जी मिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और अपना ऑर्डर किया हुआ जूस पीते हुए उस पर एक नजर डाली। उसके आने और खाना ऑर्डर करने के 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की है। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसके कबूलनामे के बाद उसे उसके प्रति अपराधबोध होने लगा, मानो उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह हमेशा उसकी मदद करता रहा है और यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान भी वह हमेशा उसे अनावश्यक परेशानी से बचाता रहा है और उसके प्रति दयालु और मित्रवत रहा है, भले ही वह अन्य अभिनेताओं के साथ बातचीत नहीं करता हो।
हालांकि उसके दिल की बात जानने के बाद जब भी वह उसे देखती है तो उसे लगता है कि वह उसकी भावनाओं का जवाब न देकर कुछ गलत कर रही है। शाप का प्रभाव समाप्त होने के बाद जी मिंग को जियान यान के लिए बुरा लगने लगा। वह यांग हानइन का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन उसने कभी भी जी मिंग को या उसके शरीर में मौजूद जियान यान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत उसने हमेशा उसकी मदद की है और वह खुद भी जी मिंग के प्रति उसकी भावनाओं को महसूस कर सकती है। अगर वह उस समय विदेश नहीं गया होता तो शायद जी मिंग और वह साथ होते, न कि लीवेई के साथ। वह भी आपस में बात करके मामले को सुलझाना चाहती थी। सिर्फ अतीत की वजह से, जो अब सिर्फ यादों में है, उसे क्यों दूर धकेलना चाहिए। वह अतीत को अपने वर्तमान रिश्तों में दखल देने और सबको खुद से दूर करने नहीं दे सकती। अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दे सकती तो कम से कम अच्छे दोस्त तो बने रह सकते हैं। भाई जियान, जी मिंग। जब दोनों एक ही समय पर बोले तो जी मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उनकी निगाहें मिली और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कृपया आगे बढ़ें। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखों से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पहले जाना चाहिए। उसने सिर हिलाया और बोलने से पहले गहरी सांस ली। मैं इस बारे में काफी समय से सोच रही थी। एक दूसरे के आसपास असहज महसूस करने के बजाय क्यों ना हम नए सिरे से शुरुआत करें और फिर से दोस्त बन जाएं। उसकी भौहें गुस्से से तन गईं और वह अपने कॉफी मग को पकड़े हुए उससे खेलने लगा, साथ ही गंभीरता से उसकी बातें सुन रहा था। बचपन में हुई हमारी मुलाकात के बारे में तुमने जो बताया, उसके बाद मैं तुमसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें अपनी भावनाओं के बारे में कोई गलतफहमी नहीं देना चाहती और तुम्हें किसी भी तरह से असहज नहीं करना चाहती। उसके हावभाव देखकर वह हिचकिचाई, लेकिन फिर भी बोलती रही। हालांकि मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ इसी वजह से मैं उस दोस्त को खोना नहीं चाहता जिसने जरूरत पड़ने पर मेरा हमेशा ख्याल रखा और जब भी किसी ने मेरे साथ किसी भी तरह से अन्याय किया तब भी मेरा साथ दिया। हम बड़े हो गए हैं और हमारे चेहरों के साथ साथ हमारी शख्सियतें और प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। उसने गंभीर भावों से उसकी ओर देखा और कहा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस स्थिति को समझदारी से संभालना चाहिए और नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। हमें अतीत को अतीत में ही छोड़ देना चाहिए और दोस्त बनकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अतीत से उसका तात्पर्य केवल शी मिंग और उसकी बचपन की यादों से ही नहीं था, बल्कि यांग हानइन की अंतिम जीवन की यादों से भी था। वह व्यक्ति जिसने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसमें जियान यान की कोई गलती नहीं थी। हो सकता है कि उसने भी शी मिंग की तरह ही शुरुआत की हो, लेकिन उसके साथ काम करते करते वह उसे एक ऐसे दोस्त के रूप में देखने लगी जिसने हमेशा मुश्किल समय में उसका साथ दिया है। भला वह इतनी छोटी छोटी बातों पर अपना रिश्ता कैसे खराब कर सकती है। जियान यान ने अपने होंठ सिकुड़े और जटिल भावों के साथ शी मिंग को घूरने लगी। उसके होठों पर कड़वी मुस्कान देखकर जियान यान सोचने लगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। 1 मिनट तक उसे घूरने के बाद उसने आखिरकार कहा, जिया मिंग, मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त बने रह सकते हैं। उसके शब्दों को सुनकर वह एकदम अचंभित रह गई। ओह! वह चौंक गई और हैरानी से केवल इतना ही कह पाई क्योंकि वह अभी भी स्तब्ध थी और उसके कारणों को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ मिनट बाद उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं विदेश जा रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी मिंग की आंखें उसके शब्दों को सुनकर हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या विदेश जा रहे हो? लेकिन क्यों? क्या इस गर्मी में तुम्हारा कोई आगामी नाटक प्रोजेक्ट नहीं है? तुम अचानक विदेश क्यों जाना चाहते हो? उसने चिंता से पूछा, ये सोचते हुए कि क्या वह उसके अचानक फैसले का कारण थी। उसके हैरान चेहरे को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह उसके लिए उसकी भावनाओं को बदल तो नहीं सकता था, लेकिन उसे अपने बारे में चिंतित देखकर ही उसे बहुत सुकून मिला। उसका पहला प्यार भले ही पूरा न हो पाए, लेकिन कम से कम कुछ अच्छी यादें तो छोड़ गया और उसे पहले प्यार का रोमांच महसूस करने का मौका मिला। यह उसके लिए काफी था। अध्याय 769 जी एंटरप्राइजेस। जिया मिंग के चिंतित चेहरे को देखकर उसके होठों पर एक कड़वी मीठी मुस्कान आ गई। पिछले कुछ दिनों से, जब से उसने उसे अपने दिल की बात बताई थी और ये बताया था कि उसने अभिनेता बनने का फैसला क्यों किया, तब से वह उसके प्रति उसके उदासीन रवैये से चिढ़ रहा था। अभिनय के प्रति अपने जुनून के बजाय उसने उसे वापस पाने और उसके सामने एक ऐसे आकर्षक और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के रूप में खड़े होने का दृढ़ संकल्प किया जिस पर वह भरोसा कर सके, न कि एक कायर के रूप में जो उन गुंडों के खिलाफ भी खड़ा नहीं हो सका और जिसे उसे बचाने के लिए उसकी मदद लेनी पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह उसे अपना नया रूप दिखा पाता, वह चली गई।
उसे उसे ढूंढने में कई साल लग गए और जब उसने उसे पाया तो वह पहले से ही किसी और के साथ थी। समय और परिस्थितियों के कारण वह उसे खो बैठा, क्योंकि उन परिस्थितियों ने उन्हें दोबारा मिलने का मौका नहीं दिया जब वह हताश थी और उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी और वह उसके जीवन का हिस्सा बनना चाहता था। काश मैं समय में पीछे जाकर हमारी किस्मत बदल पाता, कितना जादुई होता। समय में वापस जाकर उनकी टूटी हुई किस्मत को सुधारने की कल्पना करते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, आखिर कुछ चीजें एक दूसरे के लिए नहीं बनी होती। मैं तुम्हारे कारण विदेश नहीं जा रही हूँ। मुझे हॉलीवुड फिल्म में एक भूमिका का प्रस्ताव मिला है। मैं वहाँ कुछ और करने और नए किरदार निभाने जा रही हूँ ताकि मेरा अनुभव बढ़े। और मुझे अपने जीवन और करियर के बारे में गहराई से सोचने के लिए भी कुछ समय चाहिए। वह फिल्म देखने के लिए वहां जा रहा था, लेकिन उसके इस फैसले में उसका भी हाथ था। अगर वह यहीं रुक जाता तो शायद वह इस बात को स्वीकार न कर पाता कि उसने उसे किसी और के हाथों खो दिया है। उसे इस बात का ख्याल सता रहा था कि वह उसी शहर में किसी और आदमी के साथ है। लीवेई के साथ उसके रहने के बारे में सोचकर वह पागल हो रहा था और उसे डर था कि जुनून में आकर वह कुछ ऐसा न कर बैठे जो उसे नहीं करना चाहिए। वह नहीं चाहता कि उसका प्यार जुनून में बदल जाए और उसके मन में उसके लिए जो भावनाएं हैं उनका अपमान हो। इस एक तरफा प्यार को खत्म करने का समय आ गया है और इसके लिए उसे खुद को संभालना होगा और चीजों को वैसे ही स्वीकार करने के लिए खुद को समय देना होगा जैसी वे हैं। जिया मिंग उसे घूरती रही और उसके जटिल भावों को महसूस कर सकी। वह अपनी भावनाओं को उससे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उदास और झुकी हुई आंखों को नजरअंदाज करना मुश्किल था। भाई जियान, उसने धीमी आवाज में उसे पुकारा। यह तथ्य कि वह यांग हानेन का पुनर्जन्म था अपने आप में काफी रोचक था, क्योंकि उसके चेहरे के अलावा उससे मेल खाने वाली कोई और चीज नहीं थी। वह बेवजह चिंतित थी कि कहीं उसके कृत्य भी यांग हानेन की तरह जुनूनी और हिंसक न हो जाएं, जब उसने पिछले जन्म में प्रेम की पवित्रतम भावना के नाम पर अपने जुनून के कारण उसे अपना बनाने की कोशिश की थी। हालात वाकई बदल गए हैं। योजक चिन्ह जिन विला। विदेशी ग्राहक के साथ देर रात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जब लीवेई अपने अध्ययन कक्ष से शयन कक्ष में लौटे तो उन्होंने पाया कि शी मिंग कमरे में सोफे पर ऊँघ रही थी और उसकी गोद में एक मोटी दवाइयों की किताब रखी हुई थी। वह उसके पास गया और उसकी थकी हुई और उदास शक्ल देखकर आह भरी। वह सोफे पर इतनी असुविधाजनक स्थिति में कैसे सो सकती है? क्या उसे अपने शरीर की चिंता नहीं है जो जागने के बाद दर्द करेगा? वह सिर हिलाता है और राजकुमारी की तरह सोफे से उठता है। वह बिस्तर की ओर बढ़ने ही वाला था कि उसकी नज़र गोल कांच की मेज पर रखे लैपटॉप पर पड़ी। स्क्रीन पर जी एंटरप्राइजेस के बारे में खुला समाचार लेख देखकर उसकी भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। वह जी एंटरप्राइजेस के बारे में समाचार पढ़ रही थी, लेकिन क्यों? आखिर अचानक उसे जी एंटरप्राइजेस में दिलचस्पी कैसे हो गई? शी मिंग, जो अभी भी सो रही थी, अपनी स्थिति बदले जाने पर कराहती थी, लेकिन उसकी बाहों में उठाए जाने पर उसे एक गर्म और आरामदायक स्थिति मिली, क्योंकि वह उसकी गर्दन से लिपट गई, जिससे उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह वही लड़की है जो अस्पताल में हर दिन बेरहमी से लोगों को नुकीली सुइयों से गोदती है। वह उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसे घूर रहा था, उसके शिशु जैसे कोमल चेहरे को देखकर, और सोते समय उसके शरीर को सिकुड़कर सिकुड़ जाने का तरीका उसे सचमुच मनोरंजक लग रहा था। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और हल्के कंबल से ढक दिया, उसके माथे पर धीरे से एक चुंबन दिया और उसकी गहरी बंद आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, शुभ रात्रि मेरी महारानी। ये कहते हुए उसने बत्ती बंद कर दी और अपनी तरफ लौट गया और कंबल के नीचे घुसकर उसे और करीब खींच लिया, उसे कसकर गले लगाया और उसे सुला दिया। वाकई यह एक सुखद रात थी, चिंताओं और श्राप के डर से मुक्त रात। योजक चिन्ह अगले दिन। लीवे, क्या तुम मुझे ऑफिस जाते समय कहीं छोड़ सकते हो? जी मिंग ने पूछा, जो नाश्ते में उबले हुए चावल और सब्जी का सूप खा रहा था, जबकि लीवेई मक्खन के साथ टोस्ट और एक कप ब्लैक कॉफी पी रहा था। उसने प्लेट पर मक्खन काटने वाला चाकू रखा और उलझन में पूछा, कहीं क्या तुम आज अस्पताल नहीं जा रही हो? जी मिंग एक ड्राइवर के साथ दूसरी कार लेती है जो उसे अस्पताल छोड़ता है और काम खत्म होने के बाद उसे वहीं से वापस ले आता है। वह उससे लिफ्ट मांगने का काम बहुत ही दुर्लभ तरीके से करती है। उसने बेपरवाही से सिर हिलाया और कहा, मैं बाद में अस्पताल जाऊंगी। उससे पहले मुझे कहीं और जाना है और मैं चाहती हूं कि आप मुझे वहां खुद छोड़ दें। उसने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, जिससे वह थोड़ा हैरान हो गया। कहाँ? उसने पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय वह मुस्कुराए और उसे खाने के लिए कुछ फल देते हुए उसके सवाल को तुरंत अनदेखा कर दिया। योजक चिन्ह
लीवेई ने अपनी कार सड़क के उस पार खड़ी की और असमंजस में शीमिन की ओर देखा। शी मैंशन, तुम यहाँ क्यों आना चाहती थी? उसने सड़क के उस पार स्थित शी मैंशन को देखा और सोचा कि वह अचानक यहाँ क्यों आना चाहती है। वह महीनों से शी मैंशन नहीं आई है। आखिरी बार वह यहाँ तब आई थी जब शी रोंग ने उन दोनों को शी मैंशन में रात के खाने पर आमंत्रित किया था और रेड वाइन पीने के बाद वह नशे में धुत हो गई थी। वह दिन वह कभी नहीं भूल सकता था। उसने पहली बार उसे नशे में देखा था और उसे यह बुरा नहीं लगा। उसने पहली बार शराब पी थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं पिया था, और पहली बार इसे चखने से वह पूरी तरह से हैरान रह गई। जिया मिंग ने खिड़की से बाहर विशाल हवेली पर नजर डाली, जो बाहर से शांत और निर्मल प्रतीत हो रही थी। बड़ा धातु का मुख्य द्वार पूरी तरह खुला हुआ था और जहां उनकी कार खड़ी थी, वहां से हवेली के सामने का बगीचा दिखाई दे रहा था। मुझे अपने प्यारे परिवार से कुछ हिसाब किताब निपटाना है, उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जिससे वह सोचने लगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने अचानक शी मैंशन जाने का फैसला किया, लेकिन क्यों? अगर यह शी मिंग होती तो वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन वह जानता है कि वह शी मिंग नहीं है और न ही शी रोंग से उसका कोई संबंध है, इसलिए उसे उन जैसे लोगों को परिवार के रूप में स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर उसके मन में क्या चल रहा है? अध्याय 770 महारानी शिष्टाचार की तलाश में है। जिया रोंग बैठक में बैठी टीवी पर व्यावसायिक समाचार देखते हुए माथे पर शिकन लिए खड़ी थी। जिया एंटरप्राइजेज द्वारा पिछले वर्ष निवेश की गई शहरी विकास परियोजना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और यदि यह सिलसिला जारी रहा तो कंपनी की नींव ही बर्बाद हो जाएगी। निवेश के लाभों को देखते हुए उन्होंने इस बार सबसे बड़ा दांव लगाया था। हालांकि कंपनी पिछले कुछ महीनों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। उन्हें उम्मीद थी कि यह परियोजना सफल होगी और उद्योग में एक बड़ा नाम बनकर उभरेगी, लेकिन अगर यह विफल हो जाती है तो वे हमेशा के लिए दिवालिया हो जाएंगे। शिनी, जो अभी अभी नीचे आई थी, उसने देखा कि वह गहरी भौहें चढ़ाकर समाचार देख रहा था। तनाव के कारण उसका वजन बहुत कम हो गया था और उसके चेहरे का रंग भी फीका पड़ रहा था। वह उसके पास जाती है और उसके बगल में सोफे पर बैठ जाती है और टीवी बंद करने के लिए रिमोट कंट्रोल उठा लेती है। जिया रोंग ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर मुड़कर कहा, जिनाई, तुम क्या कर रही हो? वह असहाय होकर उसकी ओर देखती है। पिताजी, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। दिन भर खबरें देखते रहने से कुछ नहीं होगा। हमें समस्या का हल निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा, न कि इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और लीवेई के कंपनी को बर्बाद करने का इंतजार करना। घर पर बैठकर खबरें देखने के बजाय दफ्तर जाओ और कोई हल निकालने की कोशिश करो। अगर नहीं तो जाकर लीवेई से विनती करो कि वह ये हरकतें बंद कर दे। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। मैं गरीब नहीं होना चाहती, हम दिवालिया नहीं हो सकते। दिवालिया होने की स्थिति के बारे में सोचते हुए वह चिंता से अपनी उंगलियां हिलाते हुए बोली। उसने दांत पीसते हुए गुस्से में उससे कहा, मैं क्या करूं? मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन लीवेई की उकसाहट और उद्योग में फैलाई जा रही अफवाहों के कारण लोग अपना निवेश निकालते जा रहे हैं। शिनई, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिस दिन से उसे इस घटना के बारे में पता चला है कि तुमने शीमिंग पर एक लड़के के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जबकि सच्चाई ये थी कि शीमिंग ही उत्पीड़न और बदमाशी का शिकार हुई थी। वह पीड़ित थी, लेकिन तुम्हारी गवाही के कारण उसे ही बदमाश और हमलावर के रूप में देखा जाने लगा। वह उस घटना का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। तुम्हारी मूर्खता और घिनौने कामों की वजह से कंपनी को कीमत चुकानी पड़ रही है। उसने गुस्से और कुंठा से उसकी ओर घूरते हुए उस समय को याद किया जब उसने लीवेई से मिलकर समस्या सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन लीवेई ने अपने सचिव के माध्यम से उसे संदेश भेजा था कि वह उससे तभी मिलेगा जब शी एंटरप्राइजेज दिवालिया हो जाएगी, उससे पहले नहीं। ये सब इस माँ बेटी की जोड़ी की वजह से हो रहा है। अगर उन्होंने शीमिंग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो वह लीवेई के संपर्कों का इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय को मजबूत बना रहा होता। शिंजी का चेहरा शी रोंग के इस गुस्से को देखकर पीला पड़ गया। वो तो बस उसे निराशाजनक खबरें देखने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उस पर ही गुस्सा निकाला। भला वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे अपने ऊपर गुस्सा करते देख उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी उस पर चिल्लाया नहीं था या इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं किया था, खासकर जब बात ज़ीमिन की हो। बचपन से उसे बहुत प्यार और दुलार मिला था, लेकिन उसका ये रवैया उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वह आसानी से गुस्सा हो जाता है और यहाँ तक कि शीरुक्सी से अक्सर झगड़ा भी करता है। तनाव में होने के बावजूद वह उस पर गुस्सा कैसे कर सकता है? पिताजी,
शिनी की आंसू भरी आंखों को देखकर वह होश में आया और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसके आंसू देखकर उसे दिल में दर्द हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने एक चिंतित नाटकीय आवाज सुनी। शिनई, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ज़ीरोन, तुमने मेरी बच्ची से क्या कहा है? फूलों के पौधों को देखकर पिछवाड़े से लौटी रूक्सी शिनई को वहां आंसू रोकते हुए चुपचाप सिसकते हुए देखकर हैरान रह गई। उसने ज़ीरोन को गुस्से से घूरा, जो उसकी इल्जाम भरी निगाहें देखकर घबरा गया और हाथ हिलाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उससे बदमाशी की घटना के बारे में बात कर रहा था। उसके माता पिता होने के नाते हमने उसे सही शिक्षा नहीं दी। 15 साल की लड़की इतना घिनौना अपराध कैसे कर सकती है? जी मिंग पर शिनी के उकसावे की वजह से हमला होते होते बचा और झूठी गवाही देने के कारण उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। जिया रूक्सी ने शिनी को कंधों से पकड़कर प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए जिया रोन को हैरानी से देखा और कहा, क्या तुम पागल हो? तुम उससे उस घटना के बारे में कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे इसकी वजह से कितना तनाव होता है? और क्या तुम्हें लगता है कि जिया मिंग निर्दोष थी? उसने उस आदमी को दोषी साबित करने के लिए कुछ तो किया ही होगा। हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है कि उसके साथ ऐसा हुआ। तुम्हारी प्यारी बेटी ने मेरी बेटी का करियर बर्बाद कर दिया और उसके पति ने न सिर्फ उसे कंपनी से निकाल दिया, बल्कि तुम्हारी बेटी की अफवाहों और झूठ की वजह से माय शिनी को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और उसे काम पर भी परेशान किया गया, और यह सब शी मिंग की वजह से हुआ। क्या तुमने उसकी रक्षा के लिए कुछ किया? उसके पिता के रूप में तुम उसकी रक्षा करने में नाकाम रहे। उसने दांत पीसते हुए कहा, आखिर वह इन सब के लिए शिनी को कैसे दोषी ठहरा सकता है? मेरी बेटी को सिखाने से पहले उस कमीनी से निपटो। वह गुस्से से बोली, क्योंकि वह अपनी बच्ची पर उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस घटना की वजह से वह पहले से ही तनाव में थी, वह उसे इस तरह कैसे डांट सकता है? रॉक्सी की बातें सुनकर ज़ीरोन अवाक रह गया। उससे भी ज्यादा शिन्नी का रवैया उसे हैरान कर गया। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, बल्कि लगातार रोती रही, मानो ज़ीरोन ने कुछ गलत कर दिया हो। वह बेबसी से अपना सिर हिलाता है और जैसे ही वह अपने अध्ययन कक्ष में वापस जाने के लिए खड़ा हुआ, एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने भौहें चढ़ाकर उस आदमी को हौंफते हुए देखा और पूछा, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? ज़ीरोन ने अपना चश्मा ठीक किया और उस आदमी के बोलने का इंतजार करने लगा ताकि उसका समय बर्बाद न हो। मैंने अभी अभी मिस को बाहर गार्ड से बात करते देखा। उसने भौहें चढ़ाकर हैरानी से पूछा, मिस, आप क्या कह रही हैं? नौकर ने शिनई की ओर देखा जो चुपचाप सिसक रही थी और रूक्सी द्वारा दिए गए टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछ रही थी। उसने होंठ सिकोड़कर कहा, बड़ी मालकिन, शी मिंग, वह आपसे मिलने आए हैं। जिया रोन की आंखें उसके शब्दों को सुनकर हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या जिया मिंग यहाँ है? वह उससे मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया और लीवेई दोनों ने उसे उससे मिलने नहीं दिया था। जिस दिन से जी रूक्सी और शिनई को उसने अपने दफ्तर से निकाल दिया था, तब से वह उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि हर बार उसे नजरअंदाज किया जाता था और डांट पड़ती थी। तो फिर वह यहाँ क्यों है, वो भी बिना किसी सूचना के? पहले सिसक रही शिनी ने सिर उठाकर प्रवेश द्वार की ओर देखा और शी मिंग का नाम सुनते ही चुप हो गई। रूक्सी की ओर हैरानी से देखते हुए उसके माथे पर गहरी शिकन आ गई। योजक चिन्ह। जी रोंग अपने हाथों को एक साथ जोड़कर जी मिंग को देख रहा था, जो उसके सामने सिंगल सोफे पर बैठी थी, एक पैर दूसरे के ऊपर रखे हुए और 2 चीनी के टुकड़ों के साथ अपनी कॉफी का धीरे धीरे और सुरुचिपूर्ण ढंग से आनंद ले रही थी, जबकि सभी उसके सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उसके आने के बाद से 20 मिनट से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा है और जब भी वह बातचीत शुरू करता है, वह विषय बदल देती है। वह गला साफ करता है और फिर कोशिश करता है, आप यहाँ क्यों हैं? वह भी बिना किसी जानकारी के, और सुबह सुबह वह अपनी झुंझलाहट को कम करने और यथासंभव विनम्र रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि उसकी सीमा यही समाप्त हो गई थी। जी मिंग ने उसका सवाल सुनकर अपनी भौहें उठाईं और कप को मेज पर तश्तरी पर रखने से पहले एक घूंट पिया। उसने टिश्यू से अपने होठों के कोने पोंछे और शिनली और रूक्सी के नाराज चेहरों को देखकर बोली, क्या मुझे अपनी माँ के घर वापस आने के लिए कोई कारण बताना जरूरी है? घर आए हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें और सबको सरप्राइज दूंगी। ये कहते हुए वह शिनली और रूक्सी की ओर मुस्कुराए। वैसे भी सुबह के 11 बज चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अपने घर लौटना ठीक है, उसने जी रोन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जिससे वह थोड़ा अचंभित रह गया।
उसके शब्द व्यंग्यात्मक लग रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कान वसंत की हवा की तरह कोमल और मनमोहक थी। क्यों? क्या पिताजी मेरे लौटने से खुश नहीं हैं? उसने पूछा, जिस पर ज़ीरोंग एक पल के लिए घबरा गया। उसका कोमल स्वर पहले जैसा नहीं था। जिस तरह से वह उन्हें पिताजी कह रही थी, वह शिन्नी के आजकल उन्हें डैड कहने के तरीके से कहीं अधिक मधुर था। शिन्नी हमेशा उन्हें स्थिति को संभालने के लिए कहती है, बजाय इसके कि वह खुद कंपनी की मदद के लिए कुछ करे। बिल्कुल नहीं, ये आपका घर है, आप जब चाहें आ सकती हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सोचते हुए कि अगर वह लिवेई के साथ अपने रिश्ते को सुधार लेता है, तो लिवेई भी उन्हें परेशान करना बंद कर देगी। आखिरकार इन दिनों उनका रिश्ता फूलों की राह जैसा सुहावना है। उन्हें एक आकर्षक और प्रभावशाली जोड़ी के रूप में देखा जा रहा है। लिवेई की पैसा कमाने की कला और शीमिन के एक्यूपंक्चर कौशल की खूब चर्चा हो रही है। शिनी और रूक्सी दोनों ने उसकी बातें सुनकर उसे घूर कर देखा। उसके साथ इतना मीठा व्यवहार करने की क्या जरूरत है? शिनी ने शीमिन के मधुर और सौम्य रूप को देखकर भौहें चढ़ाईं। अब वह क्या योजना बना रही है? वह बिना किसी कारण के यहाँ नहीं आई होगी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।